नमस्ते साथियों, विज्ञान के इस अद्भुत सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विज्ञान पाठ्यक्रम की एक संपूर्ण और बेहद रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक के सभी रहस्यों को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से डिकोड करेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टॉपिक है पादपों में पोषण यानी पौधों में न्यूट्रिशन। हम सभी जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना कितना जरूरी है, पर क्या कभी सोचा है कि हमारे आसपास मौजूद ये हरे भरे पौधे अपना खाना आखिर खाते कैसे हैं? तो चलिए आज इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान हम इन 5 मुख्य पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, पोषण के प्रकार। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तीसरा, कोशिकाओं की मूल संरचना। चौथा, विषमपोषी और परजीवी पौधे। और आखिर में मृतजीवी और सहजीवी संबंध। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, पोषण के प्रकार। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर सोचिए, दुनिया भर के जीव जो भोजन खाते हैं, आखिर उसके अंदर ऐसा होता क्या है जो पूरी जिंदगी चलाता है? देखिए, हमारे खाने में ना कुछ मुख्य चीजें होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज। इन्हें ही हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स शरीर के लिए बिल्कुल फ्यूल की तरह काम करते हैं। यही सजीवों के शरीर की बनावट, उनकी ग्रोथ और किसी भी डैमेज को ठीक करने के लिए जरूरी एनर्जी देते हैं। अब इस न्यूट्रिशन के बेसिस पर नेचर ने सभी जीवों को 2 मुख्य कैटेगरीज में बांट दिया है। एक है स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स। ये वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। पौधे इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। और दूसरी तरफ आते हैं विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे कि इंसान और जानवर, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना, इसलिए हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर ही निर्भर हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। अगर पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो ऐसा करते कैसे हैं? उनके पास तो हमारी तरह कोई मुंह या रसोई घर नहीं होता। यहीं से शुरू होता है प्रकाश संश्लेषण का असली जादू। असल में पौधों की फूड फैक्ट्रीज उनकी पत्तियां होती हैं। खाना बनाने का सारा काम इन्हीं पत्तियों के अंदर होता है। होता यह है कि मिट्टी के अंदर जो पानी और मिनरल्स होते हैं वो जड़ों के जरिए सोखे जाते हैं। फिर पौधे के तने में मौजूद नलियों के रास्ते ये सब पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। पानी तो चलो जड़ों से आ गया, लेकिन हवा का क्या? पत्तियों की सतह पर ना बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटा द्वार कोशिकाओं यानी गार्ड सेल से घिरे होते हैं, और ये बिल्कुल छोटे दरवाजों की तरह काम करते हैं ताकि हवा की कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर आ सके। अब देखिए, इस फूड फैक्ट्री को चलाने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, जो आती है सीधा सूरज से। पत्तियों में एक हरा पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा पकड़ने में मास्टर होता है, और बस इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन तैयार हो जाता है। ये इक्वेशन नेचर का सबसे बड़ा मैजिक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं तो सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। पौधे इसका इस्तेमाल अपने लिए करते हैं, पर इसमें सबसे खास बात क्या है पता है? इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जो हम सबके जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, क्या सिर्फ हरी पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं? बिल्कुल नहीं। जो पत्तियां लाल, बैंगनी या भूरे रंग की होती हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। बस वो दूसरे गहरे रंग उस हरे रंग को छिपा देते हैं। यहाँ तक कि तालाबों में जो हरी काई दिखती है ना, जिसे हम शैवाल या एल्गी कहते हैं, वो भी इसी प्रोसेस से अपना भोजन खुद बनाते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कोशिकाओं की मूल संरचना। प्रकाश संश्लेषण समझने के बाद थोड़ा माइक्रोस्कोपिक नजर से देखते हैं कि पौधों और हम सबकी बॉडी आखिर किन बेसिक ईंटों से बनी है। जैसे कोई इमारत ईंटों से बनती है, बिल्कुल वैसे ही हर सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। इन्हें हम कोशिका या सेल कहते हैं। हर सेल के बाहर एक पतली लेयर होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में केंद्रक या न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, विषमपोषी और परजीवी पौधे।
अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर किसी पौधे में क्लोरोफिल हो ही ना, तो वो क्या करेगा? अपना खाना कैसे बनाएगा? चलिए इन अजीब पौधों की दुनिया को समझते हैं। नॉर्मल हरे पौधों से हटकर इस पीले धागे जैसी संरचना वाले पौधे को देखिए, जिसे अमर बेल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये जिस पेड़ पर लिपटता है, उसी परपोषी पेड़ से अपना सारा खाना चुरा लेता है। इसीलिए इस तरह के पौधों को परजीवी या पैरासाइट कहा जाता है। और परजीवी पौधों से भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं कीटभक्षी पादप। जी हाँ, ऐसे पौधे जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। उदाहरण के लिए घटपर्णी या पिचर प्लांट। इनकी पत्तियां एक घड़े के आकार में बदल जाती हैं। जैसे ही कोई कीड़ा इस घड़े में गिरता है, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है। फिर अंदर मौजूद पाचक रस उस कीड़े को पूरी तरह से पचा डालते हैं। अपना पोषण पूरा करने का ये नेचर का एक अलग ही लेवल का तरीका है। और आखिर में हम आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, मृत जीवी तथा सहजीवी संबंध। इस सेक्शन में देखते हैं कि सड़ी गली चीजों पर पनपने वाले जीवों और नेचर के बेहतरीन टीमवर्क से जिंदगी कैसे चलती है। बारिश के दिनों में सड़ी हुई लकड़ी पर या बाजार में आपने छाते जैसी संरचनाएं बिकती हुई जरूर देखी होंगी। इन्हें मशरूम कहा जाता है। ये कवक या फंगाई होते हैं। ये हरे नहीं होते, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। इसके बजाय ये मृत और सड़ी गली वस्तुओं पर पाचक रस छोड़ते हैं, उसे एक घोल में बदलते हैं और फिर वहां से अपना पोषण सोख लेते हैं। इस बेहतरीन तरीके को मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। इन कवक की एक और खास बात है जो ध्यान रखने वाली है। इनके बीजाणु यानी स्पोर्स हमेशा हवा में तैरते रहते हैं। जब भी इन्हें नम और गर्म मौसम मिलता है, ये तुरंत पनपने लगते हैं। यही वजह है कि बारिश के मौसम में चमड़े के जूते, कपड़े या रखी हुई ब्रेड बहुत जल्दी फंगस का शिकार होकर खराब हो जाती है। अब बात करते हैं नेचर में दोस्ती की। जीवों के बीच आपसी साझेदारी का तरीका भी कमाल का है। कुछ जीव एक साथ रहते हैं और अपना घर और खाना बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध या सिम्बायोसिस कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। पेड़ कवक को भोजन और आश्रय देता है और बदले में कवक पेड़ को मिट्टी से पानी और जरूरी पोषक तत्व सोखने में मदद करता है। दोनों का पूरा फायदा। तो दोस्तों, हमने इस एक्सप्लेनर में पोषण के अलग अलग प्रकारों पर चर्चा की, लेकिन इस पूरे टॉपिक को समेटते हुए अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल सोचने वाला है। अगर दुनिया के सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण रुक जाए तो क्या होगा? सोचकर देखिए। कोई खाना नहीं बनेगा, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगी और सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हर छोटे बड़े जीव का वजूद इन्हीं पौधों पर टिका है। हम एक ऐसी मशीनरी के बारे में बात करने वाले हैं जो बिना रुके 24 घंटे हमारे भीतर काम करती है। एक ऐसी अविश्वसनीय जैविक विघटन रेखा यानी बायोलॉजिकल डिसअसेंबली लाइन जो हर जीवित प्राणी को ऊर्जा देने का काम करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मशीनरी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि प्रकृति ने इसे कितना शानदार बनाया है। अब देखिए, हम सभी जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचने का प्रयास किया गया है कि शरीर के अंदर जाने के बाद उस स्वादिष्ट भोजन का असल में होता क्या है? वो भोजन ऊर्जा में कैसे बदल जाता है? यही बुनियादी और दिलचस्प सवाल हमारी आज की इस यात्रा का मुख्य आधार है। सीधे शब्दों में कहें तो जिसे हम पाचन या डाइजेशन कहते हैं, वो मूल रूप से एक तोड़ने की प्रक्रिया है। पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल खाद्य पदार्थों को बहुत ही सरल, आसानी से अवशोषित किए जा सकने वाले पदार्थों में तोड़ा जाता है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है और इसे करने के लिए शरीर को बिल्कुल सटीक उपकरणों की आवश्यकता होती है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। हमारी यात्रा का नक्शा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले पूरे पाचन तंत्र पर एक नज़र, फिर मुख से लेकर आमाशय तक का सफर, आमाशय का एक बेहद पुराना रहस्य, उसके बाद आंतों का कार्य और अंत में देखेंगे कि दूसरे जंतुओं में ये प्रक्रिया कितनी अनोखी होती है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं और पूरे मानव पाचन तंत्र का एक विहंगम दृश्य देखते हैं। मानव आहार नाल कोई अलग अलग पुर्जों का बेतरतीब समूह बिल्कुल नहीं है। ये मुख गुहिका से शुरू होकर गुदा तक जाने वाला एक निरंतर और अत्यधिक समन्वित मार्ग है। इसे आप एक पूरी असेंबली लाइन की तरह समझ सकते हैं, जहां भोजन अलग अलग डिब्बों से गुजरता है और हर हिस्से में उस पर एक खास तरह का काम होता है। आइए अब इस यात्रा को एकदम शुरुआती बिंदु से शुरू करते हैं, जहां से हम खाना खाते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन पाचन वास्तव में भोजन निगलने से पहले ही शुरू हो जाता है। हमारे दांत इस पूरी मशीनरी का पहला यांत्रिक हिस्सा है।
दांतों का काम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना है ताकि आगे का रास्ता आसान हो सके। और मजेदार बात यह है कि हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं होते। कृंतक यानी आगे के दांत काटने के लिए होते हैं, रदनक चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, और पीछे के चर्वणक दांत भोजन को चबाकर बारीक पीसने के विशेषज्ञ हैं। ये एकदम सटीक टूल किट है। दांतों के साथ साथ मुंह में एक और जादुई चीज काम कर रही होती है, लार यानी सलाइवा। ये केवल भोजन को गीला नहीं करती। लार में मौजूद पाचक रस सीधे मुंह में ही अपना काम शुरू कर देते हैं, जो जटिल मंड यानी स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देते हैं। यानी रासायनिक पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अच्छी तरह चबाया हुआ भोजन फिर ग्रासिका या ग्रास नली में जाता है। यहाँ नली की दीवारें लगातार संकुचित होती रहती हैं। यह संकुचन एक लहर की तरह काम करता है, जो निगले हुए भोजन को पूरी सुरक्षा के साथ नीचे आमाशय यानी पेट की ओर धकेलता है। अब हम इस विघटन रेखा के सबसे चौड़े और शायद सबसे आक्रामक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। आमाशय एक बहुत ही सक्रिय रासायनिक कारखाना है। ये जे आकार की एक मोटी थैली जैसा होता है। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारता है और पाचक रस प्रोटीन को तोड़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने तेज अम्ल से आमाशय खुद को कैसे बचाता है? श्लेष्मल यानी म्यूकस का स्राव करके। ये प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है। लेकिन क्या आपको पता है आमाशय के अंदर ये सब कैसे काम करता है? ये सदियों तक एक बहुत बड़ा रहस्य था। फिर एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के एक व्यक्ति को गोली लग गई। उनका घाव तो भर गया, लेकिन उनके आमाशय में एक स्थायी छेद रह गया, जो बाहर से साफ दिखाई देता था। इस त्रासदी ने चिकित्सा विज्ञान को एक ऐसा मौका दिया जो पहले कभी नहीं मिला था। डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने इस छिद्र से सीधे एक जीवित आमाशय के अंदर झांककर देखा। उन्होंने पाया कि आमाशय कैसे भोजन का मंथन करता है और पाचक रस निकालता है। उन्होंने यह भी खोजा कि जब तक पाचन पूरा नहीं होता, आमाशय आगे आंत में नहीं खुलता। एकदम हैरान कर देने वाली खोज। तो आंशिक रूप से पचा हुआ ये भोजन अब आमाशय से निकलकर अपने अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ता है। और ये रास्ता हमें ले आता है छोटी आंत तक, जो नाम की छोटी है लेकिन असल में लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। ये पाचन का अंतिम और सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना है। यहाँ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत से पित्त रस आता है, जो वसा को पचाता है। अग्न्याशय से रस आते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ते हैं। ये सब मिलके पाचन की प्रक्रिया को यहाँ पूरी तरह से संपन्न कर देते हैं। अच्छा, पाचन तो पूरा हो गया, लेकिन शरीर को ऊर्जा मिलेगी कैसे? यहीं पर दीर्घरोम या विली का जादुई काम शुरू होता है। ये छोटी आंत की दीवारों पर मौजूद उंगलियों जैसी बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। ये अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बहुत बढ़ा देती हैं, जिससे पचे हुए सरल पोषक तत्व आसानी से रक्त वाहिकाओं में सोख लिए जाते हैं और पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो बिना पचा हुआ हिस्सा बचता है, वो बड़ी आंत में जाता है। ये केवल 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य काम अब बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ से अतिरिक्त पानी और कुछ जरूरी लवणों को वापस सोखना है। इसके बाद जो ठोस मल बचता है, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक तरह से ये पूरी प्रक्रिया का फाइनल क्लीनअप है। पर कभी-कभी किसी संक्रमण के कारण ये जल अवशोषण प्रणाली गड़बड़ा जाती है। तब दस्त की स्थिति उत्पन्न होती है और शरीर से भारी मात्रा में पानी निकल जाता है। ऐसे में ये सरल सा ORS घोल, जिसमें उबला पानी, थोड़ा नमक और चीनी होती है, शरीर में पानी और लवण का संतुलन वापस लाकर जान बचाने का काम करता है। अब तक तो हमने इंसानों की बात की, लेकिन आइए थोड़ा बाहर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने की इस चुनौती को दूसरे जीव जंतु कैसे हल करते हैं। गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों को ही ले लीजिए। वे बहुत तेजी से घास निगलकर अपने आमाशय के एक हिस्से रूमेन में जमा कर लेते हैं। बाद में वो उस आंशिक रूप से पचे भोजन को, जिसे जुगाल कहते हैं, छोटे पिंडकों के रूप में वापस मुंह में लाते हैं और आराम से चबाते हैं। इसे ही रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ये घास के कठिन तंतुओं को पचाने का उनका अपना एक खास तरीका है। अब जरा स्टारफिश यानी तारा मछली के इस अद्भुत तंत्र को देखिए। इसका तरीका तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है। शिकार को पकड़ने के बाद ये वास्तव में अपना आमाशय अपने मुंह से बाहर निकालती है। शिकार के कोमल हिस्से को सीधे शरीर के बाहर ही पचाती है और फिर आमाशय वापस शरीर के अंदर चला जाता है।
है ना कमाल की बात? और अगर हम एकदम सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो एक कोशिकीय अमीबा को पाते हैं। इसके पास तो कोई पाचन नली है ही नहीं। ये भोजन को देखकर अपने शरीर से कृत्रिम पैर बाहर निकालता है, भोजन को चारों ओर से घेर लेता है और उसे एक छोटी सी खाद्य धानी के अंदर फंसाकर वहीं पूरी तरह से पचा डालता है। तो अंत में एक सोचने वाली बात, क्या हम इस जटिल और स्वचालित मशीनरी के काम को बहुत हल्के में ले लेते हैं? दांतों के पीसने से लेकर पेट के रसायनों और आंतों के अवशोषण तक ये विघटन रेखा हर रोज बिना थके काम करती है। भविष्य में जब भी कोई स्वादिष्ट भोजन खाया जाए तो उस अदृश्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा को जरूर याद रखा जाना चाहिए जो भोजन शरीर के भीतर तय करता है। इस मजेदार एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और विज्ञान के चमत्कारों पर ऐसे ही आश्चर्य करते रहिए। हम बात करने वाले हैं ऊष्मा विज्ञान यानी थर्मल साइंस की। बिल्कुल, ताप मापन और इसका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या उपयोग है, आज हम इसे एकदम डिटेल में समझेंगे। मतलब चाय की गर्माहट से लेकर सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड तक, ये सब हम रोज महसूस करते हैं, राइट? लेकिन इसके पीछे का विज्ञान आखिर काम कैसे करता है, आज उस पर से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हम अक्सर किसी चीज को छूकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी गर्म है या ठंडी, पर क्या हमारा जो टच का सेंस है, हमारी त्वचा, क्या वो हमेशा सही होती है? क्या हम सिर्फ छूकर तापमान पर 100% भरोसा कर सकते हैं? इसका बड़ा ही दिलचस्प जवाब हमें एक आसान से प्रयोग से मिलता है। इमेजिन कीजिए, आपके पास पानी के 3 बर्तन हैं। अगर आप अपना एक हाथ एकदम ठंडे पानी में रखें और दूसरा गर्म पानी में, और फिर दोनों हाथों को निकालकर एक साथ गुनगुने पानी के तीसरे बर्तन में डाल दें तो क्या होगा? पता है, दोनों हाथों को अलग अलग फील होगा। जो हाथ ठंडे पानी में था उसे वही गुनगुना पानी गर्म लगेगा और जो गर्म में था उसे वो ठंडा लगेगा। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि हमारी इंद्रियां पूरी तरह से सापेक्ष हैं। हम सिर्फ छूकर ऊष्मा का सही अनुमान नहीं लगा सकते। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले बात करेंगे ऊष्मा और हमारे शरीर के कनेक्शन की, फिर डॉक्टरी और प्रयोगशाला थर्मामीटर को समझेंगे, उनका सही इस्तेमाल जानेंगे, दोनों में क्या मेन डिफरेंस है वो देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे रंग और ऊष्मा की। मतलब हमारी अपनी बॉडी से लेकर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स तक का ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, ऊष्मा और हमारा शरीर। अब देखिए, अगर गर्मी मापने के लिए हाथों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो आखिर एकदम सटीक मापन कैसे किया जाए? इसके लिए हमें विज्ञान की कुछ बुनियादी बातों को समझना होगा, जैसे तापमान या ताप आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो किसी भी वस्तु की गर्मी की जो विश्वसनीय और सटीक माप होती है ना, उसे तापमान कहते हैं। और इस तापमान को मापने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं तापमापी यानी थर्मोमीटर। और जब थर्मोमीटर की बात हो ही रही है तो सबसे पहले हम उस थर्मोमीटर को समझते हैं जो खास तौर पर हमारे शरीर के लिए डिजाइन किया गया है, यानी डॉक्टरी थर्मोमीटर। अच्छा, जब किसी को बुखार होता है तो अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई नॉर्मल रीडिंग क्या होनी चाहिए? तो देखिए, मानव शरीर का सामान्य औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सी होता है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे शरीर का तापमान आमतौर पर कभी भी 35 डिग्री से नीचे और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। बस इसीलिए ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना, इसकी रेंज भी सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। बिल्कुल, लेकिन यार वो जो पुराने कांच वाले थर्मोमीटर्स आते थे, उनके साथ एक बहुत बड़ी टेंशन रहती थी। उनमें जो पारा यानी मर्क्यूरी भरा होता है, वो एक बहुत ही विषैला पदार्थ है। अगर गलती से कांच टूट जाए तो उस पारे को डिस्पोज करना बहुत बड़ा सिरदर्द है। एकदम सही कहा आपने। और बस इसी खतरे से बचने के लिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर का यूज बहुत बढ़ गया है। इनमें पारे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, तो ये इस्तेमाल करने में काफी सेफ रहते हैं। वैसे एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता था उन पारे वाले थर्मोमीटर को लेकर। जब हम उसे मुंह से बाहर निकालते हैं तो पारा तुरंत नीचे क्यों नहीं गिरता? मतलब हमें रीडिंग देखने का टाइम आखिर मिल कैसे जाता है? इसका जवाब इसकी कमाल की डिजाइन में ही छिपा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्मोमीटर के बल्ब के ठीक ऊपर एक छोटा सा घुमाव या विभंग होता है, जिसे इंग्लिश में किंक कहते हैं। ये किंक ही है जो पारे को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है ना? एकदम छोटी सी लेकिन शानदार इंजीनियरिंग, सच में। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, थर्मामीटर का सही उपयोग। अब ये टूल इतना जरूरी है तो इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने का सही तरीका भी तो पता होना चाहिए ना? बिल्कुल,
घर पर इसे इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यूज करने से पहले इसे किसी अच्छे एंटीसेप्टिक घोल से धो लें। फिर ये पक्का कर लें कि पारे का लेवल 35 डिग्री से नीचे आ गया है। इसके बाद इसे अपनी जीभ के नीचे पूरे 1 मिनट के लिए रखें। और हाँ, सबसे ज़रूरी टिप, रीडिंग पढ़ते टाइम थर्मामीटर को कभी भी उसके बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए और पारे का लेवल हमेशा आपकी आंखों के एकदम सामने दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। गॉट इट। अब चलते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर, प्रयोगशाला थर्मामीटर। अब मुझे ये बताइए, क्या इस डॉक्टरी थर्मामीटर से हम उबलते हुए दूध या पानी का तापमान माप सकते हैं? अरे नहीं, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। ऐसा करने से थर्मामीटर टूट सकता है, क्योंकि वो इतनी भयानक गर्मी सहने के लिए नहीं बना है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले डिवाइस की, प्रयोगशाला यानी लैबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसे हमेशा एकदम सीधा यानी वर्टिकल पकड़ना होता है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको तापमान की रीडिंग तभी लेनी होती है जब थर्मामीटर का बल्ब उस लिक्विड या पदार्थ के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ हो। आप उसे बाहर निकालकर रीडिंग नहीं ले सकते। वाओ! और प्रयोगशाला थर्मोमीटर की ये तापमान सीमा देखिए, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब बहुत ही विशाल रेंज है। अब समझ आता है कि इस उपकरण को साइंटिफिक कामों या उबलते हुए तरल पदार्थों के लिए क्यों बनाया गया है। हमारे शरीर के तापमान से तो ये कहीं ज्यादा चरम गर्मी और सर्दी को संभाल सकता है। तो अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, थर्मोमीटरों में मुख्य अंतर। इससे पहले कि हम ऊष्मा के रोजमर्रा के इस्तेमाल की ओर बढ़ें, क्यों ना इन दोनों उपकरणों के डिफरेंस को फटाफट समराइज कर लिया जाए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोनों में अंतर एकदम साफ है। रेंज की बात करें तो डॉक्टरी थर्मोमीटर 35 से 42 डिग्री तक होता है, जबकि लैब वाला -10 से 110 डिग्री तक मापता है। दूसरी चीज, डॉक्टरी थर्मोमीटर में किंक मौजूद होता है, लेकिन लैब वाले में ऐसा कोई किंक नहीं होता। और सबसे बड़ा फर्क, डॉक्टरी थर्मोमीटर को हम मुंह से निकालकर आराम से पढ़ते हैं, जबकि लैब वाले को पदार्थ में डूबे रहते हुए ही पढ़ना जरूरी है। एकदम क्लियर। तो अब मापन के उपकरणों से आगे बढ़ते हुए हमारी चर्चा के छठे और आखिरी विषय की ओर चलते हैं, रंग और ऊष्मा। अब तक हमने तापमान मापने की बात की, लेकिन ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऊष्मा हमारे पर्यावरण और खासकर हमारे कपड़ों के साथ कैसे रिएक्ट करती है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक बहुत ही रोचक टिन के डिब्बों का प्रयोग है। अगर आप 2 डिब्बे लें, एक को बाहर से काला और दूसरे को सफेद पेंट कर दें और दोनों को धूप में रख दें, तो आप देखेंगे कि काले डिब्बे का पानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गहरे रंग होते हैं वो ऊष्मीय विकिरण के बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं। इसीलिए सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े हमें बहुत आराम देते हैं। वहीं दूसरी ओर हल्के रंग की बात करें तो वो ज्यादातर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा, जब हम सर्दियों के कपड़ों की बात कर ही रहे हैं, तो ये ऊनी कपड़े हमें गर्म कैसे रखते हैं? क्या ऊन खुद अंदर से कोई गर्मी पैदा करता है? नहीं, ऊन खुद कोई गर्मी पैदा नहीं करता। असल में ऊन एक ऊष्मारोधी यानी इंसुलेटर है। इसका मतलब ये ऊष्मा का खराब चालक है। होता क्या है कि ऊन के जो रेशे होते हैं, उनके बीच में बहुत सारी हवा फंस जाती है। अब ये फंसी हुई हवा ही हमारे शरीर की गर्मी को बाहर के ठंडे वातावरण में जाने से रोक लेती है, और बस हमारी अपनी ही गर्माहट हमारे आसपास बनी रहती है। तो देखा आपने, चाहे तापमान मापना हो या कपड़ों के जरिए उसे कंट्रोल करना, विज्ञान हमारे रोज के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल सच कहा। और चलते चलते हम आप सभी के लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि कैसे ऊनी कपड़े हवा को फंसाकर गर्मी को रोकते हैं। तो जरा सोचिए, एक आम घर में और ऐसी कौन-कौन सी चीजें या सामग्रियां हो सकती हैं जो बिना हमारा ध्यान आकर्षित किए इसी तरह ऊष्मा को फंसाती हैं। सोचिएगा जरूर। अपने आसपास के इस मजेदार विज्ञान को ऑब्जर्व करते रहिए। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो हमारे बिल्कुल सामने है, फिर भी अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी रसोई में मौजूद विज्ञान की। अक्सर लगता है ना कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री सिर्फ लेबोरेटरी और बड़े बड़े उपकरणों का खेल है। बिल्कुल नहीं। एक रोजमर्रा के जासूस की तरह चलिए आज अपने ही घर में छिपे इन शानदार रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं। जरा सोचिए, जब हम नींबू का एक टुकड़ा चखते हैं तो एकदम से चेहरा कैसे सिकुड़ जाता है, बहुत खट्टा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम हाथ धोते हैं तो साबुन उंगलियों के बीच एकदम चिकना और फिसलन भरा महसूस होता है।
ऐसा क्यों? प्रकृति ने इन चीजों को इतने अलग अलग गुण क्यों दिए हैं? इसी छोटे से सवाल में हमारे आज के विषय का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों की पड़ताल करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे खट्टे और कड़वे स्वादों से, फिर जानेंगे कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। उसके बाद लिटमस, हल्दी और गुड़हल के फूलों के जादू को देखेंगे और आखिरी में समझेंगे उदासीनीकरण के कमाल को। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले अध्याय की तरफ, खट्टे और कड़वे स्वाद। देखिए, हमारे खाने में मौजूद स्वाद सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो एक तरह की केमिकल आइडेंटिटी है। दही, नींबू या सिरके का जो तीखा और खट्टा स्वाद होता है, वो उनमें मौजूद अम्ल यानी एसिड के कारण होता है। वैसे एसिड शब्द लैटिन भाषा के आसियर यानी एसिड से आया है, जिसका मतलब ही खट्टा होता है। और इसके बिल्कुल उलट बेकिंग सोडा जैसी चीजों का स्वाद कड़वा होता है। अगर इसके पानी को उंगलियों के बीच रगड़ें तो ये एकदम साबुन जैसा चिकना लगता है। विज्ञान की भाषा में इन्हें क्षारक या बेस कहा जाता है। इन सब चीजों को सिर्फ किताबों तक क्यों सीमित रखना? ये सब तो हमारी रसोई और बाथरूम में ही मौजूद हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल और नींबू या संतरे में सिट्रिक अम्ल। वहीं दूसरी तरफ क्षारक भी हमारे घर का ही हिस्सा हैं। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और जो साबुन हम रोजा इस्तेमाल करते हैं उसमें सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्राकृतिक सूचक आखिर हैं क्या? एक बात हमेशा याद रखनी है, विज्ञान में सुरक्षा सबसे पहले है। हम हर अनजान चीज को चखकर ये पता नहीं लगा सकते कि वो अम्ल है या क्षारक। बिना जाने किसी भी रसायन को जीभ से जांचना बेहद खतरनाक हो सकता है। ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे असली हीरोज की, जिन्हें हम सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। ये बिल्कुल किसी जासूस की तरह काम करते हैं। ये ऐसे कमाल के पदार्थ हैं जो किसी भी तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर तुरंत अपना रंग बदल लेते हैं। यानी बिना चखे, बिना छुए, सिर्फ रंग के बदलाव से हमें पता चल जाता है कि सामने रखा पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। ना कमाल? हमारे इन प्राकृतिक जासूसों की लिस्ट में सबसे पहला और सबसे क्लासिक नाम है लिटमस। क्या कभी सोचा है कि लैब्स में मिलने वाला ये लिटमस आखिर आता कहाँ से है? ये कोई कृत्रिम चीज नहीं है। इसे लाइकेन्स नाम के प्राकृतिक जीवों से निकाला जाता है। जब इस लिटमस को डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल में मिलाया जाता है तो इसका असली रंग पर्पल या बैंगनी होता है। और इसका जादुई नियम बहुत ही सीधा है। जब हम नीले लिटमस पेपर को किसी एसिड में डालते हैं तो वो तुरंत लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस पेपर को किसी बेस में डाला जाता है तो वो नीला हो जाता है। और जो तरल पदार्थ कोई रंग नहीं बदलते, बस उन्हें उदासीन या न्यूट्रल कहा जाता है। चलिए अब अपनी रसोई के एक और बेहतरीन जासूस से मिलते हैं, हल्दी। एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए सफेद शर्ट पर हल्दी या सब्जी का पीला दाग लग गया। जैसे ही हम उस दाग पर साबुन लगाते हैं, वो पीला दाग अचानक से चमकीला लाल हो जाता है। ये बहुत परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसका सीधा सा जवाब केमिस्ट्री में छिपा है। साबुन एक बेस है यानी क्षारक, और हल्दी है एक बेहतरीन प्राकृतिक सूचक। जब हल्दी किसी बेस के संपर्क में आती है तो उसका रंग पीले से बदलकर गहरा लाल हो जाता है। इसे तो घर पर भी आजमाया जा सकता है। बस हल्दी के पेस्ट को कागज पर सुखाएं और उस पर साबुन का पानी डालकर खुद जादू देखें। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे खूबसूरत प्राकृतिक सूचक पर, गुड़हल के फूलों का जादू। जब गुड़हल, जिसे चाइना रोज भी कहते हैं, उसकी पंखुड़ियों को गर्म पानी में मिलाया जाता है तो एक बहुत ही शानदार रंगीन सूचक तैयार होता है। अब जादू देखिए, जब इस सूचक को अम्लीय तरल पदार्थों में मिलाते हैं तो वे गहरे गुलाबी या मैजेंटा रंग में बदल जाते हैं, और अगर इसे क्षारकीय तरल पदार्थों में मिलाया जाए तो ये एकदम चमकीले हरे रंग में बदल जाते हैं। एकदम विजुअल ट्रीट। तो चलिए अब इस पूरी रासायनिक कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हैं, उदासीनीकरण। जरा सोचिए, क्या होगा जब एक खट्टा तीखा अम्ल और एक कड़वा चिकना क्षारक सीधे आमने सामने आ जाएं? इस जबरदस्त टक्कर को ही विज्ञान में उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। जब इन दोनों को सही मात्रा में मिलाया जाता है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। यानी जो नया मिश्रण बनता है वह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय,
दोनों पूरी तरह बेअसर हो जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि प्रकृति के पास अपने खुद के कितने शानदार रासायनिक जासूस हैं, लेकिन विज्ञान का सफर यहाँ रुकता नहीं है। एक आखिरी सवाल पर विचार करें। अगर हल्दी और गुड़हल जैसे प्राकृतिक सूचक इतने अद्भुत हैं, तो जब हम प्रयोगशाला में फिनोल्फ्थलीन जैसे कृत्रिम सूचकों का उपयोग करते हैं, तो क्या नए रहस्य सामने आते होंगे? उदासीनीकरण को सटीक रूप से मापने के लिए आगे और कितने खजाने छिपे हैं, ये सोचने वाली बात है। आज की हमारी चर्चा बेहद दिलचस्प होने वाली है। हम बात करेंगे उन बदलावों की जो हमारे आसपास लगातार हो रहे हैं, क्योंकि देखिए, हमारा ब्रह्मांड हमेशा बदलता रहता है और विज्ञान की नज़र से इन बदलावों को समझना वाकई बहुत रोमांचक है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, दूध का खट्टा होकर दही जम जाना और दूसरी तरफ एक कागज के टुकड़े को कैंची से काटना। देखने में तो दोनों ही बदलाव हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान की दुनिया में इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है? आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि असल में ये चीजें किस तरह से बदलती हैं। आज की चर्चा का एजेंडा एकदम क्रिस्प है। सबसे पहले हम हमारे आसपास के परिवर्तनों पर नजर डालेंगे, फिर भौतिक परिवर्तनों की पहचान करना सीखेंगे और आखिर में क्रिस्टलीकरण की शुद्धता को समझेंगे। और हाँ, इसके साथ ही हम रासायनिक परिवर्तनों के विज्ञान की अद्भुत दुनिया में गोता लगाएंगे। ये भी समझेंगे कि जंग कैसे एक बहुत बड़ी समस्या है और लोहे को इस जंग से कैसे बचाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, हमारे आसपास के परिवर्तन। हम हर दिन हर मिनट अनगिनत बदलाव देखते हैं, बस उन्हें थोड़ा ध्यान से नोटिस करने की जरूरत है। जैसे जब हम नींबू पानी बनाने के लिए पानी में चीनी घोलते हैं, तो वो क्या है? वो भी तो एक बदलाव ही है। एकदम सही। और कभी-कभी जब दूध खट्टा हो जाता है या हम उससे दही जमाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। अरे, यहाँ तक कि किसी रबर बैंड को खींचना भी एक बदलाव ही तो है। इन सभी छोटे बड़े बदलावों में एक या उससे ज्यादा पदार्थ शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर। अब हम जानेंगे कि भौतिक परिवर्तनों यानी फिजिकल चेंजेस को कैसे पहचाना जाए। इस बात को एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने कागज का टुकड़ा लिया और उसे 4 वर्गाकार टुकड़ों में काट दिया। अब क्या होगा? जाहिर है, कागज का साइज और शेप बदल गया। लेकिन क्या उसका मूल गुण बदला? बिल्कुल नहीं। वो अभी भी कागज ही है, कोई नया पदार्थ नहीं बन गया। तो इसका बेसिक फंडा ये है, भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जहां सिर्फ बाहरी दिखावे में बदलाव आता है, जैसे आकार, साइज, रंग या फिर अवस्था का बदल जाना। और सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। और हाँ, ये ज्यादातर उत्क्रमणीय, मेरा मतलब है रिवर्सिबल होते हैं। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बनी तो उस पानी को वापस फ्रिज में रखकर ठोस बर्फ बनाया जा सकता है। सिंपल है ना? अब कहानी में आता है एक धमाकेदार ट्विस्ट। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, रासायनिक परिवर्तनों का विज्ञान। भौतिक परिवर्तनों से एकदम उलट, यहाँ पूरी तरह से नए पदार्थों का जन्म होता है। अब जरा इस शानदार एक्सपेरिमेंट को इमेजिन कीजिए। जब मैग्नीशियम के एक पतले से फीते या रिबन को मोमबत्ती की लौ के पास लाते हैं, तो वो एक बेहद चमकदार, एकदम चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी के साथ जलने लगता है। और पूरी तरह जलने के बाद पीछे क्या बचता है? एक सफेद भस्म या पाउडर। ये जो राख बची है ना, ये पहले वाले मैग्नीशियम रिबन जैसी बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से एक नया पदार्थ है। चलिए इस जादू के पीछे की असली केमिस्ट्री समझते हैं। मैग्नीशियम ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी वो नई सफेद भस्म। अब अगर इस भस्म को हम थोड़े से पानी में घोल दें तो एक और नया पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और ये एक क्षार यानी बेस है। देखा आपने, एक के बाद एक नए पदार्थ। यही तो रासायनिक परिवर्तन की असली पहचान है। चलिए अब एक और दिलचस्प रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए शुरुआत में एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का एकदम नीले रंग का घोल है। अब उसमें एक लोहे का ब्लेड डाल देते हैं और लगभग आधे घंटे बाद बूम, रंग बदलकर पूरी तरह से हरा हो जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है। ये जो हरा रंग है ना, ये आयरन सल्फेट नाम के एक बिल्कुल नए पदार्थ के बनने की वजह से होता है। और साथ ही लोहे के ब्लेड पर जो भूरे रंग की परत जमा हुई वो कॉपर यानी तांबा है। ये दोनों ही नए पदार्थ हैं जो पहले उस नीले बीकर में कहीं नहीं थे। अब इस साइंस को थोड़ा रसोई घर तक लेकर चलते हैं। अगर एक परख नली में थोड़ा सा सिरका लें
और उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा डाल दें, तो सोचिए क्या होगा। आपको तुरंत एक बुदबुदाहट की आवाज सुनाई देगी और गैस के बुलबुले उठते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, और ये जो गैस निकल रही है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इस गैस को ताजे बने चूने के पानी से गुजारा जाता है तो चूने का पानी एकदम दूधिया यानी मिल्की हो जाता है। लैब में ये कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का एक स्टैंडर्ड टेस्ट है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है। तो अब सवाल ये है कि हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे सामने कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसकी चेकलिस्ट क्या है? देखिए, अगर ऊष्मा, प्रकाश या कोई रेडिएशन निकले, या कोई तेज ध्वनि यानी आवाज पैदा हो जैसे पटाखों के फूटने पर होता है, या फिर खाना खराब होने पर अचानक से कोई बुरी गंध आने लगे, या आपने सेब काटा थोड़ी देर में उसका रंग भूरा हो जाए, या फिर कोई नई गैस बन जाए, तो ये सारे के सारे पक्के संकेत हैं कि हाँ बॉस, यहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी बड़ी समस्या की जो हमारे रोजमर्रा के जीवन और पूरी अर्थव्यवस्था दोनों पर बहुत भारी पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंग लगने की, यानी रस्टिंग। ये एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जिससे हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अब देखिए, जंग लगने के लिए कुछ चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी या नमी के संपर्क में आता है तो इन तीनों के मिलने का रिजल्ट होता है जंग, जिसे विज्ञान की भाषा में आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, अगर हवा में नमी ज्यादा है तो समझ लीजिए ये विनाशकारी प्रक्रिया और भी तेजी से होगी। इस समस्या को तो हम सबने अपने आसपास आसानी से देखा है। छतों पर या पार्कों में पुराने लोहे के दरवाजे या कुर्सियों पर अक्सर वो भूरी सी परत दिखी जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जंग लोहा नहीं है, ये एक एकदम अलग पदार्थ है जो धीरे धीरे लोहे को अंदर तक खा जाता है। अब क्योंकि लोहे का इस्तेमाल पुल, जहाज, कार और ट्रक जैसी भारी चीजें बनाने में होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग लगने से पूरी दुनिया में हर साल करोड़ों अरबों का आर्थिक नुकसान होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस महंगी और नुकसानदेह समस्या को रोका कैसे जाए। हमारा अगला सेक्शन बस इसी बारे में है, लोहे को जंग से बचाना। सबसे सिंपल तरीका है लोहे को सीधे ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से ही रोक देना। इसके लिए क्या करते हैं, लोहे की चीजों पर पेंट या ग्रीस की एक परत चढ़ा दी जाती है, बस हवा और पानी ब्लॉक। या फिर एक और शानदार तरीका है स्टेनलेस स्टील का उपयोग करना। स्टेनलेस स्टील असल में लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाया जाता है, और कमाल की बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगती। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, या हिंदी में कहे तो यशद लेपन। इसमें लोहे के ऊपर जिंक यानी जस्ते की एक प्रोटेक्टिव परत चढ़ा दी जाती है। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, हमारे घरों में जो पानी सप्लाई करने वाले लोहे के पाइप्स होते हैं ना, वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं। इसी जिंक की परत की वजह से दिन रात पानी के संपर्क में रहने के बावजूद उनमें कभी जंग नहीं लगती। खैर चलिए अब इस चर्चा के अंतिम भाग की ओर चलते हैं, क्रिस्टलीकरण की शुद्धता। रासायनिक परिवर्तनों के विनाशकारी जंग वाले रूप को देखने के बाद अब हम देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और प्योर भौतिक प्रक्रिया। देखिए, समुद्र के पानी से जो नमक हमें मिलता है वो पूरी तरह शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन विज्ञान की मदद से किसी भी पदार्थ के एकदम शुद्ध और बड़े क्रिस्टल उसके घोल से प्राप्त किए जा सकते हैं। इस शानदार प्रक्रिया को ही क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, बल्कि वही पदार्थ अपनी सबसे शुद्ध अवस्था और एक फिक्स्ड शेप में बाहर आ रहा है। उदाहरण के लिए, उबलते पानी और थोड़े से सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करके कॉपर सल्फेट के बड़े चमकदार नीले क्रिस्टल बनाना, ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये एकदम साफ है कि विज्ञान किस शानदार तरीके से हमारे आसपास लगातार काम कर रहा है। भौतिक परिवर्तन जो सिर्फ चीजों का रूप बदलते हैं, और रासायनिक परिवर्तन जो पूरी तरह से नई चीजें बनाकर इस दुनिया को चलाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब अगली बार जब आप कागज काटेंगे या घर में दूध से दही जमेगा तो आपको इसके पीछे का असली विज्ञान जरूर याद आएगा। आज की इस चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल मिस्ट्री को सुलझाते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि शरीर लगातार ऊर्जा कैसे बनाता रहता है?
मतलब हमारी रोजमर्रा की सांस लेने की साधारण सी लगने वाली प्रक्रिया से लेकर कोशिकाओं के भीतर चल रही उस अद्भुत दुनिया तक जहां असल में ऊर्जा बनती है। तो चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी स्थिति से जो हम सबने कभी न कभी महसूस की है। मान लीजिए बस स्टॉप तक तेजी से दौड़ लगानी पड़ी बस पकड़ने के लिए, और जैसे ही रुकते हैं एकदम से सांस बहुत तेजी से चलने लगती है और भारी हांफना शुरू हो जाता है। तो आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। किसी भी तेज फिजिकल एक्टिविटी के बाद सांस इतनी तेज क्यों हो जाती है? ये कोई मामूली रिएक्शन नहीं है। इसका असली जवाब जानने के लिए हमें अपने शरीर की कार्यप्रणाली को थोड़ा समझना होगा और ये जानना होगा कि मूल रूप से हम सांस लेते ही क्यों हैं। अब दौड़ने जैसी बड़ी गतिविधि से जरा ध्यान हटाकर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं। हमारे शरीर की हर एक कोशिका यानी हर एक सेल को पोषण, ट्रांसपोर्टेशन, शरीर से कचरा बाहर निकालने और रिप्रोडक्शन जैसे एकदम बेसिक काम करने के लिए लगातार एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ तक कि अगर हम बिल्कुल शांत बैठे हों, खाना खा रहे हों, सो रहे हों या बस कुछ पढ़ ही रहे हों, तब भी कोशिकाओं को अपना काम करते रहने के लिए लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है। अब यहाँ सबसे मजेदार सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऊर्जा आती कहाँ से है? असल में जो खाना हम खाते हैं ना, उसमें ऊर्जा स्टोर होती है। जब हम सांस के जरिए हवा अंदर लेते हैं तो उस हवा में मौजूद ऑक्सीजन सीधा हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है और यही ऑक्सीजन हमारे खाने को यानी ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है। बस इसी पूरी प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं और इसी से वो जरूरी ऊर्जा बाहर निकलती है। यहाँ एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये जो रेस्पिरेशन या श्वसन है, ये भी दो तरह का होता है। जब ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है तो उसे वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाने का टूटना बिना ऑक्सीजन के ही हो जाए। जी हाँ, इसे अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ जीव पूरी तरह से इसी अवायवीय श्वसन पर ही जिंदा रहते हैं। यीस्ट इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। ये एक सिंगल सेल वाला जीव है जो बिना हवा या ऑक्सीजन के आराम से सर्वाइव कर लेता है। अपने अवायवीय श्वसन के दौरान यीस्ट ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है और अपने हिस्से की ऊर्जा निकाल लेता है। पता है, अल्कोहल बनाने की इसी अनोखी खासियत की वजह से इसका इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। खैर, वापस इंसानी शरीर पर आते हैं। सीढ़ियां चढ़ना, दौड़ना या भारी वजन उठाने जैसे भारी कामों के लिए नॉर्मल से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। पर दिक्कत यहाँ ये है कि शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो तो लिमिटेड है। अब डिमांड ज्यादा है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम। तो सोचने वाली बात है कि शरीर इस चैलेंज को कैसे हैंडल करता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इस सिचुएशन में हमारी मसल्स यानी पेशी कोशिकाएं ऊर्जा की इस अचानक बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए थोड़ी देर के लिए उसी अवायवीय श्वसन का सहारा ले लगती हैं। अब क्योंकि ऑक्सीजन की टेम्परेरी कमी है तो ग्लूकोज पूरी तरह से टूट नहीं पाता और वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इसी लैक्टिक एसिड के हमारी मसल्स में जमा होने की वजह से ही भारी वर्कआउट के बाद वो दर्द और क्रैम्प्स महसूस होते हैं। तो बस दौड़ने पर हांफने वाले रहस्य का पहला हिस्सा तो यहीं सुलझ गया। तो अब सवाल ये है कि इन क्रैम्प्स या ऐंठन से छुटकारा कैसे मिले? इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस काफी सिंपल है। जब गर्म पानी से नहाते हैं या शरीर की बढ़िया सी मालिश करते हैं तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तुरंत बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि मसल्स तक उस रुकी हुई ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से तेज हो जाना। और जैसे ही मसल्स को भरपूर ऑक्सीजन वापस मिलती है, वो उस जमे हुए लैक्टिक एसिड को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ देती है और हमारा दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। तो ये तो हुई सेल्स के लेवल पर चलने वाली केमिस्ट्री की बात। अब जरा बाहर आते हैं और सांस लेने के उस मैकेनिकल प्रोसेस को समझते हैं जो इन सारे सेल्यूलर कामों का बेस है। सांस लेना यानी ब्रीथिंग एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जन्म से लेकर जीवन भर बिना रुके चलता है। इसमें ऑक्सीजन से भरी हवा को अंदर खींचना शामिल है, जिसे अंतःश्वसन या इनहेलेशन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बाहर निकालना, जिसे उच्छ्वसन या एक्सेलेशन कहते हैं। क्या कभी सोचा है कि इस लगातार चलने वाले प्रोसेस की स्पीड क्या है? नंबर है 15 से 18। कोई भी अडल्ट व्यक्ति जब वो बिल्कुल रिलैक्स कर रहा हो तो वो औसतन 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस अंदर लेता और बाहर छोड़ता है।
यही हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। लेकिन अब जरा इस दूसरे नंबर पर गौर कीजिए, 25। जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये ब्रीदिंग रेट एकदम से स्पाइक होकर 25 बार प्रति मिनट तक पहुंच सकती है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ सांसों की गिनती ही नहीं बढ़ती, बल्कि शरीर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन खींचने के लिए गहरी सांसें भी लेने लगता है। और यही वो असली कारण है जिससे दौड़ने के बाद हम हांफने लगते हैं। और इस पूरे सिस्टम के सेंटर में है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हवा असल में शरीर के अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक रास्ता तय करती है। सबसे पहले हवा नाक के छेद से अंदर जाती है, फिर नेजल कैविटी यानी नासा गुहा से होती हुई विंड पाइप या श्वास नली में पहुंचती है, और आखिर में चेस्ट कैविटी में सुरक्षित हमारे लंग्स यानी फेफड़ों तक जाती है। ये चेस्ट कैविटी चारों तरफ से पसलियों से कवर होती हैं, जो इसे प्रोटेक्ट करती हैं। हवा को अंदर खींचना हमारी हड्डियों और मसल्स का एकदम परफेक्ट सिंक है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हवा अंदर खींचते वक्त पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ मूव करती हैं, और ठीक उसी वक्त फेफड़ों के बिल्कुल नीचे मौजूद एक बड़ी सी मस्कुलर लेयर, जिसे डायफ्राम कहते हैं, वो नीचे की तरफ खिसकती है। इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से छाती के अंदर का स्पेस बढ़ जाता है, एक वैक्यूम सा बनता है, और बस बाहर की हवा तेजी से फेफड़ों में भर जाती है। इसे ऐसे विजुअलाइज किया जा सकता है जैसे पसलियों का बाहर जाना और डायफ्राम का नीचे जाना मिलकर छाती को कैसे फुला रहा है। ये जो मैकेनिकल खिंचाव बनता है ना, बस यही हवा को सीधे अंदर की तरफ खींच लाता है। अब जरा इसके ठीक उल्टे प्रोसेस को देखते हैं। सांस छोड़ते वक्त क्या होता है? वहीं पसलियां वापस नीचे और अंदर की तरफ आ जाती हैं और डायफ्राम वापस ऊपर अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुंच जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है, जगह सिकुड़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वो हवा फेफड़ों से बाहर की तरफ धकेल दी जाती है। ये बिल्कुल किसी स्पंज या गुब्बारे को दबाने जैसा ही है। ये मैकेनिकल प्रेशर ही है जो फेफड़ों को सिकोड़ देता है और हवा को शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि हमारे आसपास की हवा हमेशा साफ नहीं होती। उसमें धूल, धुआं और पॉलन जैसे कई अनचाहे पार्टिकल्स होते हैं। सांस लेते समय अक्सर ये हमारी नेजल कैविटी के बालों में फंस जाते हैं, पर अगर ये पार्टिकल्स अंदर गहराई तक चले जाए ना, तो वो वहाँ की डेलिकेट लेयर को इरिटेट कर देते हैं, जिससे हमें जोरदार छींक आती है। असल में छींकना हमारे शरीर का अपना एक इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कचरे को बाहर निकालकर फेफड़ों तक सिर्फ और सिर्फ साफ हवा ही पहुंचने देता है। तो आज की इस चर्चा में हमने एनर्जी बनने से लेकर सांस लेने और छोड़ने के पूरे मैकेनिकल प्रोसेस को बहुत ही बारीकी से समझा। हमने देखा कि कैसे सांस छोड़ने पर हवा बाहर धकेली जाती है। लेकिन जाने से पहले एक सोचने वाली बात, केमिकली इस प्रोसेस में आखिर क्या होता है? जब सांस बाहर छोड़ी जाती है तो उस हवा में असल में होता क्या क्या है, उसका एक्चुअल कॉम्पोजिशन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो बायोलॉजी की एक नई और गहरी लेयर को खोलता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। एक विशाल शहर के बारे में सोचिए। वहाँ सामान पहुँचाने और कचरा निकालने का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क होता है ना? बिल्कुल। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे ही अद्भुत नेटवर्क की जो हर जीवित प्राणी के अंदर बिना रुके काम कर रहा है। जीवों की ये बायोलॉजिकल सप्लाई चेन और वेस्ट मैनेजमेंट वाकई हैरान कर देने वाली चीज है। तो चलिए आज की इस चर्चा की रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे जीवन के परिवहन तंत्र से, फिर बात करेंगे हमारे धड़कते हुए पंप यानी हृदय की। इसके बाद शरीर की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, अन्य जंतुओं में उत्सर्जन, और अंत में पादपों में जल परिवहन को समझेंगे। आइए पहले भाग से शुरू करते हैं। जीवन का परिवहन तंत्र। शरीर के अंदर मौजूद अरबों सूक्ष्म कोशिकाओं तक लगातार भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती है। इस विशाल नेटवर्क को देखिए। परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो नीली और लाल रेखाएं दिख रही हैं, ये हमारी रक्तवाहिकाएं हैं। ये बिल्कुल हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक नॉन स्टॉप हाईवे सिस्टम की तरह है, जिसका स्केल इतना बड़ा है कि ये शरीर के हर एक कोने तक पहुंचता है। और इस हाईवे पर दौड़ने वाला तरल पदार्थ है हमारा रक्त यानी खून। ये कोई साधारण तरल नहीं है। इसमें प्लाज्मा नाम का फ्लूइड होता है, ऑक्सीजन ढोने वाले रेड ब्लड सेल्स होते हैं, बीमारियों से लड़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और हाँ, रिपेयर क्रू की तरह काम करने वाले प्लेटलेट्स भी शामिल हैं। प्लेटलेट्स के काम करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प है। कभी घुटने पर खरोंच लगी है, खून बहना शुरू होता है, लेकिन कुछ ही देर में वो अपने आप रुक जाता है,
और वहां गहरे लाल रंग का एक थक्का जम जाता है। बस यही प्लेटलेट्स का जादू है जो हमारे इस बायोलॉजिकल हाईवे की लीकेज को तुरंत रिपेयर कर देते हैं। अब इस हाईवे की दो मुख्य लेन की बात करते हैं, धमनियां और शिराएं। धमनियां यानी आर्टरीज हृदय से ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर तक ले जाती हैं। यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं। वहीं शिराएं या वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वापस लाती हैं। इनमें प्रेशर कम होता है और दीवारें पतली होती हैं। सबसे खास बात, शिराओं में वाल्व होते हैं ताकि खून सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़े। चलिए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, धड़कता हुआ पंप, हृदय। आखिर इस पूरे लॉजिस्टिक नेटवर्क को चलाने के लिए कोई इंजन तो चाहिए, और ये इंजन हमारी मुट्ठी के आकार का दिल है। आराम की स्थिति में एक स्वस्थ वयस्क का दिल 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी रिदम है जो जीवन भर बिना एक पल रुके चलती रहती है। डॉक्टर इस धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ये उपकरण दिल की मांसपेशियों के सिकोड़ने और फैलने की उस लगातार चलने वाली मैकेनिकल आवाज को एम्पलीफाई कर देता है। लब डब, यही वो आवाज है जो हमें धड़कन के रूप में सुनाई देती है। दिल के अंदरूनी हिस्से को देखें तो इसमें 4 अलग-अलग चेंबर होते हैं। ऊपर वाले 2 अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले 2 निलय। ये प्रकृति की कितनी शानदार इंजीनियरिंग है कि ऑक्सीजन वाला शुद्ध खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध खून कभी आपस में मिक्स नहीं होते। अब आते हैं तीसरे भाग पर, शरीर की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली। कोशिकाओं के काम करने से जो टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन्हें किसी कारखाने के कचरे की तरह ही शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इस वेस्ट रिमूवल के रास्ते को समझते हैं। सबसे पहले गुर्दे यानी हमारी किडनी खून को फिल्टर करने का काम करती हैं। वहां से निकला अपशिष्ट मूत्रवाहिनियों के जरिए मूत्राशय तक पहुंचता है, वहां स्टोर होता है और अंत में मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर कर दिया जाता है। एकदम स्पष्ट और सटीक फ्लो। आंकड़े बताते हैं कि एक वयस्क इंसान दिन भर में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र त्यागता है। अगर इसकी बनावट देखें तो इसमें 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया और बाकी बचे 2.5% में अन्य अपशिष्ट पदार्थ मौजूद होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का एक और बहुत ही आम तरीका है पसीना। पसीना न सिर्फ शरीर को ठंडा रखता है बल्कि त्वचा के जरिए अतिरिक्त पानी और लवण यानी सॉल्ट्स को भी बाहर कर देता है। गर्मियों में कपड़ों पर जो सफ़ेद धब्बे नजर आते हैं ना, वो असल में यही बाहर निकले हुए सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन क्या हो अगर प्राकृतिक फिल्टर यानी किडनी काम करना बंद कर दे? यही मेडिकल साइंस की भूमिका आती है। ऐसे में अपोहन यानी डायलिसिस का सहारा लिया जाता है। ये खून को नियमित रूप से फिल्टर करने की एक कृत्रिम और जान बचाने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, अन्य जंतुओं में उत्सर्जन। अलग अलग प्रजातियां अपने पर्यावरण के अनुकूल कचरा प्रबंधन के तरीके अपनाती हैं। जैसे कि पानी में रहने वाली मछलियां, वे अपना अपशिष्ट अमोनिया के रूप में निकालती हैं जो सीधे पानी में घुल जाता है। इसके उलट कम पानी वाले इलाकों के पक्षी या सांप पानी बचाने के लिए सफेद रंग का अर्ध ठोस यूरिक एसिड निकालते हैं और हम मनुष्य मुख्य रूप से यूरिया निकालते हैं। कुछ जीव तो इस मामले में और भी अनोखे हैं। स्पंज और हाइड्रा जैसे सरल जलीय जंतुओं में तो कोई रक्त या सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। जिस पानी में वो रहते हैं वही उनका इंटरनल हाईवे है। अंदर आने वाला पानी भोजन लाता है और बाहर जाने वाला पानी सीधा कचरा ले जाता है। अब आते हैं अपने 5वें और अंतिम भाग पर, पादपों में जल परिवहन। बिना किसी दिल या खून के विशाल पेड़ पौधे अपनी जटिल लॉजिस्टिक्स कैसे संभालते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प है। पौधों के अंदर एक डुअल वेसल सिस्टम काम करता है। जाइलम वो रास्ता है जो जड़ों से पानी और खनिजों को ऊपर ले जाता है, और दूसरा है फ्लोएम जो पत्तियों में तैयार भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। यानी पानी और खाने का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अलग अलग। इस विजुअल कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ मिट्टी के अंदर बारीक मूल रोम हैं जो स्पंज की तरह पानी सोख रहे हैं, और दूसरी तरफ इतनी ऊंचाई पर मौजूद पेड़ की चोटी। यहाँ ये सवाल लाजमी है कि जमीन के इतनी नीचे से इतनी ऊपर तक पानी पहुंचता कैसे है? इसका जवाब है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जिसे ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। बिना किसी मोटर या पंप के पेड़ के सबसे ऊंचे पत्तों से उड़ता पानी एक शांत
लेकिन बहुत ही शक्तिशाली खिंचाव पैदा करता है। ये खिंचाव जड़ों से पानी को सैकड़ों फीट ऊपर तक खींच लेता है। वाकई गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ प्रकृति की ये इंजीनियरिंग बेमिसाल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब भी कोई धड़कन महसूस हो या कोई ऊंचा पेड़ दिखाई दे तो इस अद्भुत बायोलॉजिकल सप्लाई चेन पर जरूर विचार किया जा सकता है। सोचिए, जो जीव अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सकते, वो पूरी दुनिया में कैसे फैल गए? जी हां, आज की हमारी इस चर्चा का विषय है पादपों में जनन, यानी पौधों का सर्वाइवल ब्लूप्रिंट। बिना पैरों के पूरी पृथ्वी पर अपनी आबादी फैलाने की इनकी ये जो अनोखी तकनीक है ना, ये सच में प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, और ये विरोधाभास थोड़ा अजीब भी लगता है, कि अगर पौधे जमीन में एक ही जगह अपनी जड़ों से कसकर बंधे हैं, तो ये घने जंगल, मीलों फैले खेत और हमारे घर के बगीचे, ये सब कैसे बन गए? आखिर बिना चले ये दुनिया के कोने कोने में कैसे पहुंच जाते हैं? इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम 4 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले पौधों में जनन के प्रकार, फिर अलैंगिक और लैंगिक जनन की कुछ बेहद कमाल की विधियां, और अंत में प्रकृति का वो मास्टर प्लान जिसे हम बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया के आधार को। देखिए, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए पौधों के पास मुख्य रूप से 2 ही तरीके हैं। इसे एक मेंटल मॉडल की तरह समझें। पहला है अलैंगिक जनन, जिसमें किसी बीज की कोई जरूरत ही नहीं होती। मतलब नया पौधा बिल्कुल अपने मूल पौधे की एक कार्बन कॉपी या कह लीजिए क्लोन होता है। और दूसरा तरीका है लैंगिक जनन, जिसमें बीजों का निर्माण होता है। इसमें माता पिता दोनों के गुण आपस में मिलते हैं, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। आइए अब इन दोनों तरीकों को जरा करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन सोलो आर्टिस्ट से जो अकेले ही अपनी पूरी फौज खड़ी कर लेते हैं। जरा पत्थर चट्टा, जिसे हम ब्रायोफिल्म भी कहते हैं, उसके बारे में सोचिए। ये कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक जीता जागता उदाहरण है। होता क्या है कि जब इसकी एक अकेली पत्ती किसी नम मिट्टी पर गिरती है तो उस एक पत्ती की किनारों से ही कई सारे नए पौधे उगने लगते हैं। मतलब सिर्फ एक पत्ती से पूरा का पूरा नया परिवार। इस कायिक प्रवर्धन की सबसे खास बात ही यही है कि इसमें बीजों का झंझट बिल्कुल नहीं है। पौधे के किसी भी हिस्से जैसे जड़, तने, पत्ती या कली से एक नया पौधा आसानी से बन जाता है। इसका फायदा जानते हैं? पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बीज वाले पौधों की तुलना में इनमें फल फूल भी जल्दी आ जाते हैं। आलू, गुलाब या अदरक, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अब अगर हम यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों की बात करें तो उनमें मुकुलन या बडिंग की प्रक्रिया होती है। इसमें कोशिका से एक छोटा सा उभार या मुकुल बाहर निकलता है, जो तेजी से बढ़ता है और फिर टूटकर एक बिल्कुल नई कोशिका बन जाता है। ये प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है कि कुछ ही समय में इनकी गिनती हजारों में पहुंच जाती है। इन सब के अलावा भी प्रकृति के पास कुछ और कमाल के तरीके हैं, जैसे खंडन या फ्रेगमेंटेशन, जहां शैवाल अपने आप को कई हिस्सों में तोड़ लेते हैं और हर एक हिस्सा एक नया जीव बन जाता है। और कवक यानी फफूंद को तो आपने देखा ही होगा। वे हवा में तैरने वाले बेहद हल्के बीजाणुओं या स्पोर्स के जरिए फैलते हैं। जैसे ही इन्हें सही नमी और माहौल मिलता है, ये तुरंत अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो ये तो बात हुई सोलो परफॉर्मेंस की। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मिलकर काम होता है, यानी फूलों की रंगीन और दिलचस्प दुनिया। फूल सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होते, बल्कि ये आनुवांशिक सहयोग के लिए डिजाइन की गई प्रकृति की सबसे बेहतरीन मशीनें हैं। इनमें एक नर भाग होता है जिसे पुंकेसर कहते हैं, जहां परागकण बनते हैं, और एक मादा भाग होता है स्त्री केसर। दिलचस्प बात यह है कि मक्का या पपीते जैसे पौधों के फूल एक लिंगी होते हैं, यानी उनमें सिर्फ नर या सिर्फ मादा भाग होगा। लेकिन गुलाब या सरसों जैसे द्विलिंगी फूलों में ये दोनों ही भाग एक ही फूल के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये किसी जादुई यात्रा से कम नहीं है। शुरुआत होती है परागण से, जहां हवा, पानी या कीटों के जरिए परागकण स्त्री केसर तक पहुंचते हैं। इसके बाद होता है निषेचन, जहां नर और मादा युग्मक मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं। फिर यही जाइगोट धीरे धीरे भ्रूण में विकसित होता है। बीजांड एक बीज में बदल जाता है और अंडाशय वो एक स्वादिष्ट फल का रूप ले लेता है। लेकिन रुकिए, बीज तो बन गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल चुनौती तो अब शुरू होती है, जिसे हम कह सकते हैं द ग्रेट एस्केप। क्योंकि देखे, बीज बनाना तो बस आधी सफलता है। अगर किसी विशाल पेड़ के सारे बीज उसी के ठीक नीचे गिर जाएं,
तो क्या होगा? उन नन्हे पौधों के बीच धूप, पानी और जगह के लिए इतनी भयानक होड़ मचेगी कि उनमें से शायद ही कोई सरवाइव कर पाए। इसलिए इन बीजों का अपने पेरेंट पौधे से दूर भागना बहुत जरूरी है। और इस एस्केप के लिए पौधों ने हवा, पानी और जानवरों को जिस तरह से हाईजैक किया है, वो सच में हैरान कर देने वाला है। हर बीज का डिजाइन उसके ट्रैवल करने के तरीके से बिल्कुल मैच करता है। नारियल को ही देख लीजिए, इसका बाहरी हिस्सा स्पंजी होता है ताकि ये पानी पर मीलों दूर तक तैर सके। वहीं एरंड के फल अचानक एक झटके से फटते हैं और अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं, बिल्कुल किसी गुलेल की तरह। इन बीजों की इंजीनियरिंग देखिए। एक तरफ मैपल के बीजों में प्रोपेलर जैसे पंख लगे होते हैं जो उन्हें हवा में उड़ने में मदद करते हैं, और दूसरी तरफ ज़ैंथियम जैसे बीज हैं जिन्हें बस मुफ्त की सवारी चाहिए। इनके ऊपर छोटे छोटे हुक होते हैं जो किसी भी जानवर के फर या हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं और बिना कोई मेहनत किए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो अब जब अगली बार आप किसी बगीचे में जाएं या हवा में उड़ते किसी बीज को देखें तो जरा रुककर सोचिएगा, क्या हम प्रकृति की इस खामोश लेकिन बेहद पावरफुल इंजीनियरिंग को पहचान पाते हैं? हर खिलता हुआ फूल और हवा में तैरता हुआ हर बीज अपने अंदर जीवन को आगे बढ़ाने का एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान समेटे हुए हैं। आज हम ब्रह्मांड की उस चीज को डिकोड करने वाले हैं जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, यानी गति या मोशन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आज के हमारे एजेंडे में कुछ बहुत ही मजेदार पड़ाव हैं। शुरुआत करेंगे गति और उसके प्रकारों से। फिर समझेंगे कि चाल यानी स्पीड आखिर है क्या और समय को मापने का हमारा तरीका कैसे विकसित हुआ। इसके बाद प्रकृति में मौजूद चाल के कुछ हैरान करने वाले आंकड़े देखेंगे। और आखिर में इन सब को एक दूरी समय ग्राफ पर उतारना सीखेंगे। तो चलिए सीधे पहले भाग पर आते हैं। पुरुष होस्ट, भाग 1, गति और इसके प्रकार। अब देखिए, हमारे आसपास हर चीज किसी न किसी रूप में गतिमान है। सही कहा, चाहे वो कदमताल करते सैनिक हों, सड़क पर चलती कोई गाड़ी या फिर सूर्य के चक्कर लगाती हमारी पृथ्वी, गति हर जगह है। और मजे की बात यह है कि ये हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी ये एक सीधी रेखा में होती है, कभी गोल गोल यानी वर्तुल, तो कभी पेंडुलम की तरह आवर्ती। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, हम आखिर ये तय कैसे करते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा तेजी से चल रही है? हाँ, अगर सड़क पर कई गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हों तो हम बस देखकर बता देते कि भाई वो गाड़ी तेज है। लेकिन सिर्फ देखकर अंदाजा लगाना हर जगह काम नहीं आता ना। बिल्कुल नहीं। जैसे 100 मीटर की रेस में जो धावक सबसे कम समय लेता है वो जीतता है, लेकिन विज्ञान में किसी चीज के तेज या धीमे होने का सटीक पता कैसे लगाया जाए? और यही एंट्री होती है हमारे भाग 2 की। चाल क्या है? बिल्कुल, तेज और धीमे के इस पूरे रहस्य को एकदम सटीकता से सुलझाने के लिए हमारे पास एक बड़ी ही कमाल की गणितीय अवधारणा है। आइए देखते हैं ये चाल या स्पीड का फंडा आखिर काम कैसे करता है। चाल का फॉर्मूला ना असल में बहुत ही सीधा सा है। कोई भी वस्तु एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय करती है, बस उसी को उसकी चाल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कुल तय की गई दूरी को लिए गए कुल समय से भाग दे दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए। इस छोटे से फॉर्मूले से हमें एकदम सटीक पता चल जाता है कि कोई भी चीज 1 सेकेंड या 1 घंटे में कितनी दूर गई है। अब जाहिर सी बात है, इसे मापने का कोई स्टैंडर्ड तरीका भी होना चाहिए। चूंकि हम दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में नापते हैं, इसलिए विज्ञान की दुनिया में चाल का बेसिक मात्रक मीटर प्रति सेकंड यानी m/s होता है। वैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम अपनी कार या बाइक का स्पीडोमीटर देखते हैं तो वहां हमें किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ मिलता है, जो लंबी दूरियों को समझने के लिए ज्यादा व्यावहारिक है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, समय की माप। पुरुष होस्ट, स्पीड को समझने के लिए समय को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जब इंसान के पास घड़ियां नहीं थीं, तब उसने समय को इतनी सटीकता से मापना कैसे सीखा? पुरुष होस्ट, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि हमारे पूर्वज प्रकृति के बहुत बड़े ऑब्जर्वर थे। उन्होंने देखा कि प्रकृति में कुछ घटनाएं खुद को एक तय समय के बाद दोहराती हैं। जैसे एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का जो वक्त था, उसे उन्होंने एक दिन मान लिया। एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक के सफर को एक महीना कहा गया, और पृथ्वी जितने समय में सूरज का एक पूरा चक्कर लगाती है, वो बन गया 1 साल। यानी आसमान में मौजूद पिंडों की इसी प्राकृतिक आवर्ती गति ने हमारे लिए समय मापने की नींव रखी।
महिला होस्ट और समय मापने के इस इतिहास में एक बहुत ही मजेदार किस्सा महान वैज्ञानिक गैलीलियो से जुड़ा है। हाँ, हुआ यूं कि एक बार गैलीलियो एक गिरजाघर में बैठे थे। उनकी नजर छत से लटकते और धीरे धीरे झूलते हुए एक लैंप पर पड़ी। उनके पास कोई घड़ी तो थी नहीं, तो अंदाजा लगाइए उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपनी ही नब्ज, अपनी पल्स रेट से ये नाप लिया कि लैंप के हर एक चक्कर यानी दोलन में बिल्कुल बराबर समय लग रहा है। मतलब क्या गजब का ऑब्जर्वेशन था। और पता है, आवर्ती गति की इसी ऐतिहासिक खोज ने आगे चलकर उन बड़ी बड़ी पेंडुलम वाली घड़ियों के आविष्कार को जन्म दिया। चलिए भाग 4 में अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं चाल और प्रकृति की। यांत्रिक घड़ियों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर जरा प्रकृति में मौजूद स्पीड के कुछ हैरत अंगेज आंकड़ों पर नजर डालते हैं। महिला होस्ट, प्रकृति के ये आंकड़े ना सच में किसी को भी चौंका सकते हैं। आसमान की बात करें तो एक बाज शिकार के लिए 320 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से गोता लगा सकता है। बाप रे! और जमीन पर चीता सबसे बड़ा चैंपियन है, 112 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। और अगर हम अपनी यानी इंसानों की बात करें तो हमारी अधिकतम दौड़ने की स्पीड मुश्किल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही पहुंच पाती है। प्रकृति की इंजीनियरिंग सच में कमाल है। अब अगर हम इंसान द्वारा बनाई गई सबसे तेज मशीन की तुलना प्रकृति के सबसे सुस्त जीव से करें तो ये विरोधाभास और भी दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, जरा सोचिए, अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट्स 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय स्पीड पकड़ लेते हैं। एक सेकंड में 8 किलोमीटर। और दूसरी तरफ एक बेचारा घोंघा जो 0.05 किलोमीटर प्रति घंटे की बेतहाशा धीमी चाल से रेंगता है। कहां रॉकेट और कहां घोंघा। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव भाग 5 पर, दूरी समय ग्राफ। पुरुष होस्ट यानी चाल, समय और दूरी के इन सारे हवाई आंकड़ों को अगर हमें कागज पर एक तस्वीर की तरह उतारना हो तो वो हम कैसे करेंगे? देखिए, ग्राफ बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले ग्राफ पेपर पर 2 लंबवत लाइनें खींचनी है, एक क्षैतिज यानी एक्स अक्ष और एक ऊर्ध्वाधर यानी वाई अक्ष। इसके बाद आता है सबसे जरूरी काम, एक सही पैमाना या स्केल चुनना। मान लीजिए समय के लिए हमने 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर मान लिया और दूरी के लिए 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर। बस फिर क्या है, एक्स अक्ष पर समय रखिए, वाई अक्ष पर दूरी और डॉट्स को मिलाते जाइए। और एक बार ये ग्राफ बन गया ना, तो इसे पढ़ना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। बिल्कुल। मान लीजिए ये जानना है कि ठीक 10वें मिनट पर गाड़ी कहाँ थी, तो बस एक्स अक्ष के 10वें मिनट वाले बिंदु से एक सीधी लाइन ऊपर खींचिए। जहां वो लाइन ग्राफ की ढलान को काटे, वहां से वाई अक्ष की तरफ देख लीजिए। तुरंत पता चल जाएगा कि गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है ना? एकदम आसान और काम का तरीका। तो हमने मोशन के बेसिक रूल्स से लेकर गैलीलियो के पेंडुलम और रॉकेट की स्पीड से होते हुए ग्राफ बनाने तक का एक शानदार सफर पूरा कर लिया है। जाते जाते जरा इस गहरे सवाल पर विचार कीजिएगा। दूरी और समय की ये वैज्ञानिक समझ हमारे आसपास की दुनिया और इस ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल देती है? विज्ञान सिर्फ किताबों में लिखे आंकड़े नहीं है, ये इस असीम संसार के काम करने के तरीके को महसूस करने की एक चाबी है। क्या कमाल का सवाल है सोचने के लिए। हमारे साथ इस रंगीन और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की हर हलचल में छिपे विज्ञान को ऐसे ही पहचानते रहिए। रोजाना हम बस एक स्विच दबाते हैं और कमरा रोशनी से भर जाता है, या फिर फोन चार्ज होने लगता है। बहुत ही आम बात लगती है ना? बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, इन तारों के अंदर दौड़ने वाली उस अदृश्य शक्ति के पीछे असल में चल क्या रहा है? ये बिजली सिर्फ उपकरणों को चालू ही नहीं करती, बल्कि इसके अंदर कुछ बेहद दिलचस्प और छिपी हुई ताकतें भी मौजूद हैं। तो आइए आज की इस चर्चा में इन अदृश्य शक्तियों के विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। आज हम जिन चीजों पर बात करने वाले हैं वो हैं, पहला, सर्किट की भाषा, दूसरा, बिजली का ताप प्रभाव। इसके बाद हम देखेंगे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला फ्यूज, फिर चुंबकीय प्रभाव और आखिर में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल असल में कैसे काम करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर्किट की भाषा की, यानी शक्ति का संचार कैसे होता है। जरा इस सेटअप को देखिए। मान लीजिए कुछ छात्रों ने तारों, कीलों और बैटरी को जोड़कर एक मजेदार सा स्टडी हैंड गेम बना लिया। अब वो चाहते हैं कि इसे कागज पर ड्रॉ करके अपने दोस्तों को दिखाएं। लेकिन सच कहूं तो असली तारों और इन सारे उपकरणों के इतने उलझे हुए जाल को कागज पर हूबहू उतारना एक बहुत बड़ा सरदर्द है। तो सवाल यह है कि क्या इस पूरे सर्किट को आसानी से दिखाने का कोई यूनिवर्सल तरीका है? और यहीं पर एंट्री होती है सर्किट डायग्राम की। असली दुनिया के उन उलझे हुए तारों की जगह
विज्ञान ने हमें बहुत ही साफ और स्पष्ट प्रतीक दिए हैं। दाईं ओर के इस आरेख को ही देख लीजिए। इसे देखकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान तुरंत समझ जाएगा कि स्विच, बल्ब और बैटरी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। एकदम साफ सुथरा, कोई उलझन नहीं। इस सर्किट की भाषा के कुछ बहुत ही सिंपल नियम होते हैं, जैसे एक सेल को हमेशा 2 लाइनों से दिखाया जाता है। बिल्कुल, इसमें जो लंबी लाइन है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव सिरे को दिखाती है, और जो छोटी लेकिन मोटी लाइन है वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव सिरे को। और जब कई सेल्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वो एक बैटरी बन जाती है। बाकी जो सीधी लाइनें दिख रही हैं वो बस जोड़ने वाले तारों का प्रतीक होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, शक्ति से ऊष्मा यानी ताप प्रभाव। अब एक सवाल आता है कि जब ये करंट तारों के अंदर दौड़ता है तो असल में होता क्या है? होता ये है कि जब किसी तार से विद्युत धारा गुजरती है तो वो तार प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की वजह से गर्म होने लगता है, और इसे ही बिजली का तापीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि तारों में बहने वाला वो अदृश्य करंट अपने पीछे एक ऐसा असर छोड़ता है जिसे हम बाकायदा महसूस कर सकते हैं। इस स्लाइड में दिख रहे चमकते हुए तार को देखिए। कुछ खास धातुओं से बने तार ऐसे होते हैं कि जब उनमें से करंट गुजरता है तो वो इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि एकदम लाल होकर चमकने लगते हैं। इसे हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले रूम हीटर या पानी गर्म करने वाले हीटर में दिखने वाले लाल चमकते तार इसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये करंट को सीधे सीधे ऊष्मा में बदल देते हैं। और हाँ, ये सिर्फ हीटर्स तक ही सीमित नहीं है। घरों में इस्तेमाल होने वाली कपड़े प्रेस करने की इस्त्री का अंदरूनी भारी हिस्सा भी इसी हीटिंग एलिमेंट से बना होता है। जैसे ही करंट पास होता है ये एलिमेंट बहुत गर्म हो जाता है और कपड़ों की सिलवटें मिनटों में गायब हो जाती हैं। रसोई की भी कई उपकरण बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सुरक्षा। सबसे पहले यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखिए, अगर बिजली हर तार को गर्म कर सकती है तो जाहिर है कि ये खतरनाक भी हो सकती है। अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आग भी लग सकती है, और यहीं पर फ्यूज मदद के लिए आता है। नॉर्मल कंडीशन में तो करंट आराम से बहता रहता है, लेकिन अगर कभी करंट अचानक से अपनी लिमिट क्रॉस कर दे तो फ्यूज के अंदर का वो खास तार तुरंत पिघलकर टूट जाता है, और जैसे ही सर्किट टूटता है घर के सारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। एक तरह से ये सर्किट का असली हीरो है। चलिए अब बात करते हैं बिजली की एक और कमाल की ताकत की, शक्ति से चुंबकत्व यानी चुंबकीय प्रभाव। ताप के बाद बिजली की दूसरी और शायद सबसे रहस्यमयी ताकत है इसका चुंबकत्व। ये सच में हैरान करने वाला है कि जब किसी तार में से करंट गुजरता है तो वो तार बिल्कुल एक चुंबक की तरह बर्ताव करने लगता है। जी हाँ, अगर किसी चालू तार के पास एक कंपास रख दिया जाए तो उसकी सुई हिलने लगेगी। मतलब बिजली और चुंबकत्व जो एकदम अलग अलग चीजें लगती हैं वो असल में बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक समय था 1820 से पहले जब दुनिया यही मानती थी कि बिजली और चुंबकत्व का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक ने बहुत ही संयोग से एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब तार में करंट चालू किया गया तो पास रखी कंपास की सुई में अचानक हलचल हुई। वो विज्ञान के लिए सच में एक ऐतिहासिक पल था। उस एक छोटी सी खोज ने हमारी पूरी इंजीनियरिंग की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। आज मौजूद मोटरें, पंखे और जनरेटर ये सब के सब इसी शानदार सिद्धांत पर काम करते हैं। और अब हमारे आखिरी विषय पर आते हैं, इलेक्ट्रिक बेल, जो इसी चुंबकत्व का एक शानदार कमाल है। चलिए समझते हैं कि कैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व का इस्तेमाल करके हम गति और आवाज पैदा करते हैं। घरों में लगने वाली आम सी घंटी दरअसल एक बहुत ही तेज साइकिल या चक्र पर काम करती है। होता यह है कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है अंदर की कुंडली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। वो तुरंत लोहे की एक पट्टी को अपनी तरफ खींचती है जिससे जुड़ा हथौड़ा घंटी से जोर से टकराता है। टन। लेकिन मजेदार बात यह है कि जैसे ही पट्टी खिंचती है उसका संपर्क पीछे लगे पेच से टूट जाता है और चुंबकत्व उसी पल खत्म हो जाता है। और जैसे ही वो संपर्क टूटता है पट्टी तुरंत अपनी पुरानी जगह पर वापस लौट आती है। वो फिर से पेंच से जुड़ती है, करंट दोबारा चालू होता है और हथौड़ा फिर से टकराता है। ये पूरी प्रक्रिया पलक झपकते ही इतनी तेजी से बार बार दोहराई जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, करंट का आना, कुंडलियों का चुंबक बनना और फिर सर्किट का टूटना, ये जो लगातार जुड़ने और टूटने का खेल चल रहा है ना, यही इस घंटी के बजने का असली राज है।
इसी वजह से जब तक स्विच ऑन रहता है, घंटी लगातार बजती रहती है। तो आज ये साफ हो गया है कि बिजली सिर्फ ऊर्जा का संचार ही नहीं करती, बल्कि वो अपने साथ ऊष्मा और चुंबकत्व जैसी शानदार ताकतें भी लेके चलती है। एकदम सही। अब जरा अपने आसपास नजर दौड़ाएं और सोचें कि रोजमर्रा के किन और उपकरणों में इस ताप प्रभाव का इस्तेमाल हो रहा है और किन चीजों में ये छिपी हुई चुंबकीय शक्ति काम कर रही है। विज्ञान ऐसे ही हमारे चारों तरफ मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारी दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वो है प्रकाश, यानी हमारी रोजमर्रा की रोशनी। बिल्कुल सही कहा। आज हम इसी रोशनी और रिफ्लेक्शन के उन दिलचस्प रहस्यों को डिकोड करेंगे जो विज्ञान का हिस्सा तो हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी गहराई से जुड़े हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बचपन की पंचतंत्र की वो मशहूर कहानी तो हम सबको याद ही होगी, वही जहां एक छोटे और चतुर खरगोश ने खूंखार शेर को कुएं के पानी में उसी की परछाई दिखाकर बेवकूफ बना दिया था। हाँ, वो सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं थी, बल्कि वो कुदरत के ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण था। रोशनी और परछाई कैसे हमें धोखा दे सकती है या कैसे हमें चीजों का असली रूप दिखाती है, यही हमारी आज की इस चर्चा का मेन फोकस है। तो आइए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ, प्रकाश का सीधा रास्ता। ये ऑप्टिक्स का बिल्कुल बुनियादी नियम है। सोचिए, जब भी रात के घने अंधेरे में किसी ट्रेन के इंजन की हेडलाइट चमकती है या किसी ऊंचे लाइट हाउस से तेज रोशनी आती है, तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर नोटिस की जा सकती है। प्रकाश हमेशा एक बिल्कुल सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। रोशनी कभी भी आड़ी तिरछी या लहरों की तरह नहीं चलती, बल्कि एकदम सीधे तीर की तरह अपने लक्ष्य की ओर जाती है। इसे एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से आसानी से समझा जा सकता है। अगर एक मोमबत्ती की लो को एक सीधे पाइप से देखा जाए तो वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उस पाइप को बीच से मोड़ दिया जाए तो मोमबत्ती की लो दिखना बिल्कुल बंद हो जाती है। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है कि प्रकाश कोनों से मुड़ता नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि रोशनी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। अब चलते हैं भाग 2 की ओर, समतल दर्पण का जादू। देखते हैं कि जब ये सीधी रोशनी किसी शीशे से टकराती है तो क्या होता है। जब प्रकाश किसी फ्लैट यानी समतल दर्पण से टकराता है तो वो बाउंस बैक होता है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। अगर एक जलती हुई मोमबत्ती को एक प्लेन मिरर के सामने रख दें तो शीशे के अंदर बिल्कुल उसके जैसा ही सीधा और एकदम उसी साइज का एक रिफ्लेक्शन बनता है। विज्ञान की भाषा में इसे आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं, क्योंकि इसे किसी पर्दे या स्क्रीन पर कैप्चर नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ शीशे के अंदर ही मौजूद होता है। और इसे साबित करने के लिए चेस बोर्ड का ये प्रयोग बड़ा ही दिलचस्प है। ये दिखाता है कि समतल दर्पण में बनने वाली ये वर्चुअल इमेज शीशे के पीछे हमेशा ठीक उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर असली चीज शीशे के सामने रखी होती है। मतलब अगर एक शार्पनर को शीशे से 3 खाने दूर रखा जाए तो उसका रिफ्लेक्शन भी शीशे के अंदर 3 खाने पीछे ही बनेगा। है ना ज्यामिति का एक अमेजिंग रूल। अब बात करते हैं भाग 3 की, दायां या बायां। शीशे दिशाओं के साथ कैसे खेलते हैं, ये चीज थोड़ी ट्रिकी है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को पार्श्व परावर्तन या लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। होता यह है कि शीशे में ऊपर का हिस्सा तो ऊपर ही रहता है और नीचे का हिस्सा नीचे, लेकिन बायां और दायां आपस में स्वैप हो जाते हैं। यही वजह है कि आईने के सामने दायां हाथ उठाने पर ऐसा लगता है जैसे बायां हाथ उठाया जा रहा हो। बिल्कुल, और इसी इफेक्ट की वजह से एम्बुलेंस के आगे का शब्द हमेशा उल्टे अक्षरों में लिखा जाता है, ताकि आगे चल रही गाड़ी का ड्राइवर जब अपने रियर व्यू मिरर में देखे तो लैटरल इन्वर्जन की वजह से उसे वो शब्द एकदम सीधा और सही पढ़ा जा सके। ये सच में एक लाइफ सेविंग साइंस है। अब आते हैं भाग 4 पर, चम्मच और वक्र दर्पण। जाहिर है हर चमकदार चीज एकदम फ्लैट नहीं होती। हमारी अपनी रसोई में मौजूद एक साधारण स्टेनलेस स्टील की चम्मच इन मुड़े हुए यानी गोलीय दर्पणों का एक बेहतरीन उदाहरण है। चम्मच के अंदर का धंसा हुआ हिस्सा अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर का काम करता है, और अगर इसी चम्मच को पलट दें तो उभरा हुआ हिस्सा उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। इन दोनों ही केस में परछाई का आकार और रूप एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इन मुड़े हुए दर्पणों का इस्तेमाल सिर्फ साइंस की किताबों तक लिमिटेड नहीं है। कारों, स्कूटरों और बाइकों में जो साइड मिरर लगे होते हैं वो इसके सबसे सटीक और रोजमर्रा के उदाहरण हैं। इन वाहनों में जानबूझकर उत्तल दर्पणों यानी कॉन्वेक्स मिरर्स का ही उपयोग किया जाता है,
ऐसा इसलिए क्योंकि ये पीछे से आने वाली चीजों की इमेज तो सीधी बनाते हैं, लेकिन उन्हें साइज में काफी छोटा कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि चीजों को छोटा करने का क्या फायदा? दरअसल इससे ड्राइवर को शीशे में पीछे की सड़क का एक बहुत बड़ा और चौड़ा व्यू मिल जाता है, और इसी वजह से भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना कहीं ज्यादा सुरक्षित हो पाता है। फाइनली अब बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, सतरंगी प्रकाश। चलिए समझते हैं सफेद रोशनी का असली रहस्य। हमें जो रोशनी सूरज से मिलती है वो दिखने में बिल्कुल प्लेन और सफेद लगती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इसके अंदर एक पूरा का पूरा कलरफुल इंद्रधनुष छिपा होता है। और ये सीक्रेट तब रिवील होता है जब हम साबुन के चमकते हुए बुलबुले या फिर किसी पुरानी सीडी की चमकदार सतह को देखते हैं, जहां अचानक ढेर सारे रंग झलकने लगते हैं। असल में यह सफेद प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। ये रंग हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हें याद रखने के लिए अंग्रेजी में विबग्योर और हिंदी में बैजानी हपीनाला कहा जाता है। आसमान में जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से होकर गुजरती है तो नेचर का सबसे खूबसूरत चमत्कार सामने आता है, एक सतरंगी इंद्रधनुष। बस इसके लिए शर्त एक ही है, इसे देखते वक्त हमारी पीठ हमेशा सूरज की तरफ होनी चाहिए। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल मन में आता है, अगर हमारे आसपास जो भी हमें दिख रहा है वो सब केवल सीधी रेखाओं में चलने वाला प्रकाश है जो शीशों से टकराकर दायां बायां पलट जाता है और सफेद दिखने के बावजूद 7 रंगों का एक मिक्सचर है, तो क्या हर दिन अनुभव किए जाने वाले ये वाइब्रेंट रंग और रिफ्लेक्शन केवल इस ब्रह्मांड के द्वारा हमारी आंखों के साथ खेले जा रहे कुछ शानदार मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं? क्या ये सब सिर्फ एक परफेक्ट इल्यूजन है? खैर, इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अक्सर हम लोग सोचते हैं ना कि जंगल मतलब बस ढेर सारे पेड़ों का एक बड़ा सा झुंड, पर क्या असल में ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं, और यही तो आज हम डिकोड करने वाले हैं। चलिए आज के इस चर्चा में गहराई से समझते हैं कि आखिर क्यों वन सिर्फ लकड़ी का भंडार नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती की असली जीवन रेखाएं हैं, जिन्हें हम सही मायनों में हरे फेफड़े यानी ग्रीन लंग्स भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, शहर के ठीक बाहर एक बड़ा सा जंगल है और उसे साफ करके वहां एक फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव आता है। तर्क ये दिया जाता है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। सुनने में तो काफी अच्छा और प्रैक्टिकल लगता है ना? हाँ, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य है। वहां के कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उनका पॉइंट बहुत ही सॉलिड था। उन्होंने कहा कि ये हरे भरे वन हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारे शरीर में फेफड़े। वन हमारी हवा को शुद्ध करते हैं, पानी को साफ करते हैं। अगर हमने वहां फैक्ट्री लगा दी तो सोचिए, हम अपने ही फेफड़ों को नष्ट कर देंगे। अब जरा इस शानदार नज़ारे को देखिए। ये आपको बिल्कुल वैसा ही फील देगा जैसे आप सच में किसी घने जंगल के अंदर कदम रख रहे हों। हाँ, और देखिए कैसे इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों के शिखरों ने जमीन के ऊपर एक पूरा का पूरा हरा आवरण, एक तरह की छत सी बना दी है। मतलब नीचे जमीन तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। ये जो घना हरा पर्दा है ना, ये पूरे जंगल को अंदर से एकदम शांत, ठंडा और बहुत ही सुकून भरा बना देता है। और इसी हरे आवरण को वैज्ञानिक भाषा में कैनोपी या वितान कहा जाता है। बिल्कुल। होता क्या है कि ऊंचे पेड़ों की ये बड़ी बड़ी शाखाएं नीचे उगने वाले छोटे पौधों के ऊपर एक पक्की छत का काम करती हैं, और ये छत इतनी घनी होती है कि सूरज की रोशनी तक नीचे जमीन पर बमुश्किल पहुंच पाती है। इसीलिए तो जंगल के अंदर हमेशा एक रहस्यमयी सा अंधेरा, शांति और ठंडक बनी रहती है। मतलब जंगल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह है, जहां हर फ्लोर का अपना एक अलग काम है। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर, जंगल के निवासी यानी कई सारे जीवों का एक साझा घर, होस्ट बी। इस घने जंगल में जंगली सूअर, बाइसन, सियार, सेही और हाथी जैसे जानवर बड़ी संख्या में आज़ादी से घूमते हैं। ये जो मल्टी लेवल एनवायरनमेंट है ना, ये सिर्फ पेड़ों का घर नहीं है, बल्कि अनगिनत वन्य जीवों के जिंदा रहने का इकलौता सहारा है। और पता है, इन जीवों के बारे में सबसे कमाल की बात क्या है? इनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम। स्रोत में बताया गया है कि जंगल में जानवर एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं। जैसे पक्षी या बंदर कोई खतरा महसूस होने पर एक खास तरह की आवाज निकालते हैं, जो बाकी जानवरों के लिए एक अलर्ट का काम करती है। सोचिए, जंगल का अपना खुद का एक इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है। अब जानवरों की बात हो ही रही है तो जरा प्रकृति की इस फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला को भी देख लेते हैं। बहुत ही दिलचस्प है ये। जैसे सबसे पहले छोटे कीड़े मकोड़े घास खाते हैं,
राइट, फिर उस कीड़े को एक मेंढक आकर खा लेता है और फिर उस मेंढक को एक सांप अपना शिकार बना लेता है और आखिर में उस सांप को एक चील या गरुड़ झपट कर ले जाता है। तो मुद्दा यह है कि पूरे जंगल में ऐसी सैकड़ों खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ चल रही होती हैं और ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। अगर इस पूरी चेन से हम सिर्फ एक कड़ी, मान लीजिए एक पेड़ को ही हटा दें, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा जाता है और सभी जीवों पर इसका सीधा और खतरनाक असर पड़ता है। खैर, अब एक बहुत ही अजीब लेकिन बड़ा ही दिलचस्प सवाल, क्या सूखी और मरी हुई पत्तियां हमेशा गर्म होती हैं? सुनने में अजीब है ना? हमारी स्रोत सामग्री में एक छोटा सा प्रयोग बताया गया है। अगर आप एक गड्ढा खोदकर उसमें सब्जियों का कचरा और सूखी पत्तियां डाल दें, उसे मिट्टी से ढक दें और कुछ दिन बाद वो मिट्टी हटाएं, तो आप नोटिस करेंगे कि गड्ढा अंदर से गर्म है। पर सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी आग के वहां गर्माहट आई कहां से? तो इस रहस्य का जवाब छिपा है एक चीज में, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। जी हां, दरअसल जंगल की जमीन पर जो सूखी पत्तियां गिरती हैं, उनके ठीक नीचे सूक्ष्म जीवों की एक पूरी की पूरी दुनिया काम कर रही होती है। मशरूम, मिलीपीड यानी सहस्त्रपाद, चींटियां और छोटे छोटे भृंग। ये नन्हे जीव मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को लगातार खाते रहते हैं और उसे एक गहरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं, और इसी गहरे रंग के पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है। ये छोटे छोटे डिकॉम्पोजर्स जंगल के फर्श पर 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं, और उनकी इसी लगातार मेहनत और एक्टिविटी की वजह से ही वो गर्माहट पैदा होती है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। और ये जो जंगल का इन्फिनिट न्यूट्रिएंट साइकिल या अनंत पोषण चक्र है ना, ये किसी जादू से कम नहीं है। होता क्या है, मृत पौधे और जानवर जमीन पर गिरते हैं, फिर गिद्ध और सियार जैसे जानवर और वो सूक्ष्मजीव जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया, वो सब मिलकर इन्हें साफ करते हैं, और ये सारा मैटर उस पोषक तत्वों से भरपूर ह्यूमस में बदल जाता है। बिल्कुल। और फिर कमाल देखिए, जीवित पौधों की जड़ें उसी ह्यूमस से अपने लिए जरूरी पोषण वापस खींच लेती हैं। ये साइकिल बस ऐसे ही बिना रुके चलती रहती है। मतलब इस पूरे इकोसिस्टम की सबसे शानदार बात यही है कि यहाँ कुछ भी, लिटरली कुछ भी वेस्ट नहीं होता, जीरो वेस्टेज। और इस जीरो वेस्ट सिस्टम में सिर्फ छोटे जीव ही नहीं, बल्कि बड़े जानवर भी अपना पूरा योगदान देते हैं। वो जंगल से सिर्फ लेते नहीं हैं, बल्कि वापस भी लौटाते हैं। सही कहा। जब ये बड़े जानवर जंगल में इधर उधर घूमते हैं तो वो अनजाने में ही पौधों के बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं। इससे नए पौधे पनपते हैं। यही नहीं, जानवरों का जो क्षयमान मल होता है वो नए छोटे पौधों के लिए एक बेहतरीन खाद का काम करता है। तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि जंगल में पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले दिलचस्प विषय की ओर, स्पंज प्रभाव, यानी वन कैसे जल को नियंत्रित करते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए कि जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको क्या लगता है, सारा पानी सीधे जमीन पर गिरेगा? नहीं, पेड़ों की वो जो घनी छत या कैनोपी है ना, वो बारिश की तेज बूंदों को रोककर उन्हें एकदम हल्की फुहारों में बदल देती है। एकदम सही। पानी सीधे और तेजी से जमीन से नहीं टकराता, वो पहले पत्तों पर गिरता है, फिर शाखाओं और तनों से होता हुआ बहुत ही आराम से नीचे जमीन तक पहुंचता है। इस वजह से मिट्टी का कटाव नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, ये पूरी प्रक्रिया जंगल को बाढ़ जैसी विनाशकारी स्थिति से बचाती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी तुलना करते हैं। सोचिए, किसी कंक्रीट वाले शहर में तेज बारिश हो जाए तो क्या होता है? सड़कें और नालियां तुरंत तूफान पर आ जाती हैं और हर तरफ बस पानी ही पानी भर जाता है। लेकिन जंगल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां का फर्श एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करता है। जमीन पर जो ह्यूमस और सूखी पत्तियों की परत होती है, वो बारिश के पानी को धीरे धीरे अपने अंदर सोख लेती है, और पेड़ों की जड़ें उस पानी को जमीन के नीचे बहुत गहराई तक रिसने में मदद करती हैं। इसका नतीजा, ग्राउंड वाटर लेवल यानी भूजल स्तर भी मेंटेन रहता है और कहीं भी जलभराव नहीं होता। और अब वक्त है उस कड़वी सच्चाई का सामना करने का, जिसके बारे में शुरुआत में उन वरिष्ठ नागरिकों ने हमें चेतावनी दी थी। आखिर वनों की कटाई की असली कीमत क्या है? अगर हम सिर्फ फैक्ट्रियां, सड़कें और इमारतें बनाने के लिए बिना सोचे समझे जंगलों को काटते रहेंगे तो हम इन सभी अनमोल पारिस्थितिक सेवाओं को दांव पर लगा देंगे। बारिश का पूरा साइकिल बिगड़ जाएगा। पेड़ों की जड़ों के बिना बड़े पैमाने पर मिट्टी कटकर बह जाएगी। और इतना ही नहीं, अनगिनत बेजुबान जानवरों के घर हमेशा के लिए छिन जाएंगे। और सबसे खौफनाक बात, जो जंगल प्राकृतिक रूप से हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो सच में हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं, हम उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। इसीलिए हमारी स्रोत सामग्री से लिया गया एक बहुत ही पावरफुल कोट यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है।
वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। सच में, इससे बेहतर और क्या कहा जा सकता है। जंगल कोई बेजान चीज या सिर्फ उद्योगों के लिए कच्चा माल निकालने की कोई दुकान नहीं है। ये अपने आप में एक धड़कता हुआ, सांस लेता हुआ पूरा का पूरा एक जीवित तंत्र है। एक ऐसा तंत्र जो खुद को तो जिंदा रखता ही है, साथ ही हम सबको भी जिंदा रखे हुए है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे और आपके सामने खड़ा है। क्या हम विकास की अपनी भूख और हमारी पृथ्वी को जिंदा रखने वाले इन हरे फेफड़ों की सुरक्षा, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना सकते हैं? स्रोत सामग्री के मुताबिक अगर हम थोड़ी सी समझदारी और जिम्मेदारी दिखाएं तो ये बिल्कुल मुमकिन है। हम तरक्की भी कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही नई चीजें सीखते रहिए और अपने आसपास की प्रकृति को बचाने का हर मुमकिन प्रयास करते रहिए। नमस्कार, आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पानी के उस सफर पर बात करने वाले हैं जिससे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। रोजमर्रा की जिंदगी में हम पानी इस्तेमाल करते हैं, उसे गंदा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि नाली में बह जाने के बाद उस पानी का आखिर होता क्या है? आज की ये चर्चा इसी दिलचस्प रहस्य को सुलझाने वाली है। एक पल के लिए इस बात पर गौर करते हैं। हर दिन सिंक, वॉशरूम और कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है और पलक झपकते हैं वो पानी गायब। झाग से भरा तेल और मैल वाला वो काले भूरे रंग का गंदा पानी आखिर जाता कहाँ है? क्या वो किसी जादू से गायब हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज के इस सफर का रोड मैप बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले जीवन के लिए जल की अहमियत को समझेंगे, फिर मिलेंगे हमारी कहानी के विलेन यानी सीवेज से। उसके बाद जमीन के नीचे की वो रहस्यमयी यात्रा देखेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट की पूरी वर्किंग को डिकोड करेंगे और आखिर में जानेंगे कि हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। साफ पानी हम सबकी सबसे बड़ी जरूरत है ना? लेकिन आज जल संकट एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। इसी खतरे की गंभीरता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 22 मार्च 2005 को विश्व जल दिवस के मौके पर एक बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने 2005 से 2015 के पूरे दशक को जीवन के लिए जल यानी वाटर फॉर लाइफ के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित कर दिया था। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। 1 अरब! ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी कमी की वजह से एक बहुत बड़ी आबादी खतरनाक बीमारियों से जूझती है और कई लोग जान तक गंवा देते हैं। इसीलिए जो पानी हम इस्तेमाल कर चुके हैं उसे बस यूं ही बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। उसे वापस इस्तेमाल के लायक बनाना लिटरली बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने उस विलन पर, जिसे हम सिर्फ गंदा पानी समझकर नाली में बहा देते हैं। वो असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खतरनाक मिक्सचर होता है। तकनीकी भाषा में इसे हम वाहिद मल या सीवेज कहते हैं। ये वो अपशिष्ट जल है जो हमारे घरों, उद्योगों और यहाँ तक कि अस्पतालों से इस्तेमाल के बाद निकलता है। अगर इसे थोड़ा और डिकोड करें तो ये सीवेज कोई नॉर्मल पानी नहीं है। इसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। इसमें घुले हुए ठोस पदार्थ होते हैं, कार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं जैसे मानव मल, तेल और पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसी अकार्बनिक अशुद्धियाँ भी होती हैं। और सबसे खतरनाक बात, हैजा, पेचिश और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया भी इसी में पनपते हैं। सच में यही हमारा वो असली विलेन है जिससे निपटना बेहद जरूरी है। तो सवाल यह है कि ये विलेन ट्रैवल कैसे करता है? हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन में बड़े और छोटे पाइप्स का एक बहुत विशाल जाल बिछा हुआ है। इसे सीवर नेटवर्क कहते हैं। ये पूरा नेटवर्क एक तरह से अंडरग्राउंड हाईवे की तरह काम करता है, जो इस गंदे पानी को उसके सोर्स से उठाता है और सीधे ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। यहां इस गंदे पानी को एक बहुत ही मुश्किल अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसमें कई सारे भौतिक, रासायनिक और जैविक चरण शामिल होते हैं। इसे समझने के लिए हमने इसे 4 मेन स्टेप्स में बांटा है: भौतिक निष्कासन, ग्रिट का बैठना, स्लज क्लैरिफिकेशन और आखिर में एरोबिक ब्रेकडाउन। तो प्रोसेस शुरू होता है यहां से। सबसे पहले इस गंदे पानी को ऊर्ध्वाधर छड़ों वाले बड़े बड़े छन्नों से पास किया जाता है, जिन्हें बार स्क्रीन कहते हैं।
ये स्क्रीन एक तरह से गेटकीपर का काम करते हैं। पानी में तैरने वाली बड़ी चीजें जैसे कपड़ों के टुकड़े, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट या नैपकिन वगैरह यहीं पर अटक जाते हैं और पानी से अलग हो जाते हैं। पानी को साफ करने के सफर की ये पहली बड़ी जीत है। इसके बाद पानी आगे बढ़ता है ग्रिट और बालू अलग करने वाली टंकी में। यहां एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक यूज की जाती है। पानी के बहने की स्पीड को एकदम कम कर दिया जाता है। अब क्योंकि स्पीड कम हो गई है तो जो भारी कण होते हैं जैसे बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर, वो अपने आप धीरे धीरे टंकी की पेंदी में बैठ जाते हैं। सिंपल लेकिन बहुत असरदार। बिल्कुल। और फिर पानी पहुंचता है एक बहुत बड़ी सी टंकी में जिसका बेस बीच की तरफ ढलान वाला होता है। यहां पानी को कई घंटों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इससे होता यह है कि जो ठोस कचरा होता है वो बीच में नीचे बैठ जाता है। इसे स्लज या आपंग कहते हैं, जिसे खुरचकर बाहर निकाल लेते हैं। और जो तेल या ग्रीस जैसी हल्की चीजें पानी के ऊपर तैरने लगते हैं उन्हें स्किमर नाम की मशीन से हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद जो पानी बचता है उसे निर्मलीकृत जल या क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। अब यहां से बायोलॉजी का असली मैजिक शुरू होता है। इस साफ किए गए पानी में पंप के जरिए खूब सारी हवा पास की जाती है। इस प्रोसेस को वातन या एरेशन कहते हैं। हवा मिलने से पानी में एरोबिक यानी वायवीय जीवाणुओं की ग्रोथ तेजी से होने लगती है। ये अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो पानी में बचे कुचे मानव अपशिष्ट, भोजन और साबुन जैसे कचरे को लिटरली खा जाते हैं। और फिर कई घंटों की इस दावत के बाद ये सूक्ष्म जीव टंकी की पेंदी में एक्टिवेटेड स्लज के रूप में बैठ जाते हैं। अब ऊपर जो साफ पानी बचता है उसे निकाल लिया जाता है। इस पानी में अब अशुद्धियां ना के बराबर होती हैं। इसे सीधे नदियों, समुद्र या जमीन में छोड़ दिया जाता है, जहां नेचर इसे अपने तरीके से और भी साफ कर देती है। हाँ, अगर इसे वापस सप्लाई के लिए भेजना हो तो पहले ओजोन या क्लोरीन जैसे केमिकल्स से इसे पूरी तरह रोगाणु मुक्त भी किया जाता है। तो ये बात साफ है कि ये पूरा प्रोसेस किसी विशाल मशीनरी की तरह काम करता है। लेकिन क्या सारा बोझ सिर्फ इन ट्रीटमेंट प्लांट्स पर डाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। असल में अगर हम कचरे को उसके सोर्स पर यानी अपने घरों में ही कम कर दें तो बात ही कुछ और होगी। यही एंट्री होती है हमारी अपनी नागरिक जिम्मेदारियों की। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम अपने घर के ड्रेनेज सिस्टम के कितने अच्छे हाउसकीपर हैं। चलिए इसे कुछ रोजमर्रा की आदतों से समझते हैं। कुकिंग ऑयल या फैट को सीधे नाली में बहा देना एक बहुत ही बुरी आदत है। ये तेल जाके पाइपों में जम जाता है और उन्हें पूरी तरह से चोक कर सकता है। इसी तरह पेंट, सॉल्वेंट्स, कीटनाशक और मोटर ऑयल जैसी चीजें नाली में डालना और भी खतरनाक है। ये केमिकल्स उन मददगार बैक्टीरिया को ही मार देते हैं जो पानी साफ करने में मदद करते हैं। सही तरीका ये है कि ऐसी चीजों को हमेशा डस्टबिन में ही फेंका जाए। एकदम सही। और हाँ, बची हुई चाय पत्ती, खाने के टुकड़े, रुई या सैनिटरी पैड्स जैसी ठोस चीजों को भी सिंक या नाली में कभी नहीं बहाना चाहिए। ये चीजें जाकर नालियों को ब्लॉक कर देती हैं। इससे नाली में ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है और जो प्राकृतिक रूप से कचरा डिग्रेड होने का प्रोसेस चल रहा होता है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। और इस बात को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खराब साफ सफाई और दूषित पानी का सीधा कनेक्शन हमारी सेहत से है। अगर नालियां खुली पड़ी हैं और गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है तो वो सिर्फ दिखने में बुरा नहीं लगता, बल्कि हैजा, टाइफॉइड, पोलियो और पेचिस जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। साफ सफाई कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारी ड्यूटी है कि अगर हम कहीं भी उफनती हुई या खुली नालियां देखें तो तुरंत नगर पालिका या ग्राम पंचायत को इन्फॉर्म करें। रुके हुए गंदे पानी पर ही तो बीमारियां फैलाने वाले मच्छर और मक्खियां पनपते हैं। पब्लिक हेल्थ की रक्षा करना हम में से किसी एक का नहीं बल्कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है, क्या आज और अभी से पानी के बेहतर प्रबंधक बनने की शुरुआत की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। घर की छोटी छोटी आदतों को बदलकर हम सब पानी की इस लंबी और मुश्किल यात्रा को बहुत आसान बना सकते हैं। तो चलिए पानी बचाने का संकल्प लें, जिम्मेदार बनें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।